आज कुछ इम्पोर्टेंट मैटर बात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना स्टार्टिंग से, ठीक है। स्क्रीन शेयर मैं कर रहा हूँ, ओके। देखो तो स्क्रीन शेयर हुआ है कि नहीं। स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हो गया सर, हो गया। ओके ओके। ओके देखो, तो सबसे पहले मैं आज स्टार्ट करूंगा इंटरस्टेट सप्लाई को लेके, ठीक है। इंटरस्टेट सप्लाई का सम्स को देखेंगे और फिर कुछ और भी कुछ थियोरेटिकल प्रोविजंस है उसको उसके बाद देखेंगे, लेकिन उससे पहले इंटरस्टेट देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को याद होगा, आप लोगों को याद होगा बहुत अच्छे से कि हम लोग इससे पहले इंट्रास्टेट किए थे, है ना। इंट्रास्टेट हम लोग क्लास में डिस्कशंस कर चुके थे, फर्स्ट जीएसटी क्लास में ही डिस्कशंस किए थे। ऑनलाइन का जो क्लास जब से स्टार्ट हुआ उसमें फर्स्ट क्लास में ही हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कशंस कर लिए थे कि किस तरह से इंट्रास्टेट सप्लाई में जीएसटी कब एप्लीकेबल होता है। और उसके बाद जब एक ही स्टेट के अंदर, जब एक ही स्टेट के अंदर मीन्स जब अगर मानो कि वेस्ट बंगाल के अंदर ही, वेस्ट बंगाल के अंदर ही जब सप्लाई हो रहा है, सपोज कोलकाता टू सिलीगुड़ी और कोलकाता टू दुर्गापुर, कोलकाता टू बर्धमान, कोलकाता टू खड़गपुर, कोलकाता टू झाड़ग्राम, ठीक है। इस तरह से वेस्ट बंगाल के अंदर ही अगर अलग अलग जगह में अंदर गुड्स का सप्लाई हो रहा है या सर्विस का सप्लाई हो रहा है तो उस केस में इंट्रा स्टेट सप्लाई उसको माना जाता है, ठीक है, सेम स्टेट के अंदर, ठीक है। आप कोई दूसरा स्टेट ले लो, सपोज मणिपुर में, जैसे कि ज्योति मणिपुर से हैं उनको पता होगा, मणिपुर में एक जगह से दूसरा जगह, आसाम के अंदर देखा जाए तो आसाम में एक स्टेट से दूसरा, बिहार के देखा जाए तो उसमें भी एक स्टेट के अंदर ही अलग अलग जगह में अगर गुड्स का या सर्विस का डिस्ट्रीब्यूशन या सप्लाई होता है तो जीएसटी का क्या सिचुएशन होता है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशंस कर चुके थे। और उसमें एक वाइटल पॉइंट जो था कि ये जीएसटी पढ़ने के पीछे ऑलवेज सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या काम करता है कि गवर्नमेंट जो है हमारा, ठीक है, गवर्नमेंट जो है हमारा, दैट इज गवर्नमेंट मीन्स दो गवर्नमेंट है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। ये दोनों गवर्नमेंट किस तरह से अपना इनकम करते हैं, ये दोनों गवर्नमेंट किस तरह से अपना इनकम करते हैं, जो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया था कि कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेबल बाय बी टू गवर्नमेंट, मतलब बी जो है वो अपने सप्लाई जो भी सर्विस वगैरह या सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ उसमें गवर्नमेंट अल्टीमेटली कितना जीएसटी उनका रेवेन्यू कलेक्शन हुआ, ठीक है। क्योंकि ये जीएसटी किसको जाता है, जीएसटी सरकार को जाता है, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो दिल्ली में मोदी जी है, और स्टेट गवर्नमेंट बंगाल में दीदी है, या फिर अलग अलग स्टेट में अपना अपना सीएम है, उसके पास जाता है, जो अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए ये जीएसटी का जो कलेक्शन है वो यूज करते हैं, ठीक है, ये जीएसटी कलेक्शन यूज करते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रा स्टेट के बारे में, ठीक है, आज बात करेंगे इंट्रा स्टेट के बारे में, सॉरी इंटर स्टेट के बारे में। ध्यान से देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साउंड है ना, आप सबको सुन पा रहे हो? हाँ सर। ओके ओके देखो, जैसे ही बात इंटर स्टेट का होता है तो इंटर स्टेट में हम लोग क्या एग्जाम्पल यूज करेंगे, इंटर स्टेट में हम लोग का एग्जाम्पल होगा, इंटर स्टेट में एग्जाम्पल होगा वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र, ठीक है, कुछ भी हम लोग ले सकते हैं, वी कैन चूज एनीथिंग, बट हमने सोचा कि वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र चूज करते हैं। तो इंटर स्टेट, तो जस्ट ओनली फॉर दी सेक ऑफ एग्जाम्पल, वेस्ट बंगाल जो करेंटली हमारा होम स्टेट है, ठीक है, दिस इज आवर होम स्टेट, स्पेशली मेरा है, डिंकी का भी होम स्टेट ही है मुझे पता है। तो वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, ठीक है, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र, दो स्टेट के बीच में हम लोग आज काम करेंगे, वन इज कॉल्ड वेस्ट बंगाल, अनदर इज कॉल्ड महाराष्ट्र।
तो वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के बीच में आज का इंटरस्टेट सप्लाई चलेगा, ठीक है। तो देखो सर, देखते हैं, जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र का बात जब भी आ जाएगा तो 2 स्टेट हो गया, महाराष्ट्र, ठीक है। तब WB एंड MH। गुड इवनिंग सैकत, ठीक हाँ है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, ओके चलो क्लास সাড়ে চারটে থেকে স্টার্ট হয়ে গেছে কি ক্লাস? হ্যাঁ হ্যাঁ জাস্ট স্টার্ট হয়েছে, বেশিক্ষণ হয়নি, জাস্ট ইন্টারস্টেট সাপ্লাই এর ইন্ট্রো দিচ্ছি, ঠিক আছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল টু महाराष्ट्र जस्ट स्टार्ट করেছি। আচ্ছা इंटरस्टेट सप्लाई हो रहा है जहां पर वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र गुड्स या प्रोडक्ट का सर्विस सप्लाई या सर्विस हो रहा है, ठीक है। दिस इज आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो स्टोरी क्या है, चलो देखते हैं स्टोरी क्या है, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र में स्टोरी क्या है। इन केस interstate supply of goods or service, the supplier would charge IGST at the specified rate of supply। जब भी interstate होता है लाइक वेस्ट बंगाल टू महाराष्ट्र, इसमें वेस्ट बंगाल क्या स्टेट है, एक्सपोर्टिंग स्टेट है, ठीक है, ये एक्सपोर्ट कर रहा है। नॉर्मली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये वर्ड हम लोग इंटरनेशनल बिजनेस पे यूज करते हैं, बट यहाँ पर जीएसटी केस में ये वर्ड यूज किया जाता है। बेसिकली आप लोग ये कंप्यूटर में भी देखे होंगे कि कोई फाइल एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं। जब भी फाइल एक जगह से दूसरा जगह अपलोड किया जाता है, मतलब आउटसाइड में भेजा जाता है, तो एक्सपोर्ट, एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम, या फिर इंपोर्ट फाइल। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ड नॉट ओनली इन इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कॉन्सेप्ट दूसरे जगह में भी हम लोग यूज कर सकते हैं। तो वेस्ट बंगाल इज द एक्सपोर्टिंग स्टेट, ठीक है, और महाराष्ट्र जो है ये है इंपोर्टिंग स्टेट, ठीक है, जो बेसिकली गुड्स को मंगवा रहा है। कहाँ से, वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में क्या चीज अच्छा मिलता है, वेस्ट बंगाल में क्या चीज अच्छा मिलता है, जूट, ठीक है, वेस्ट बंगाल में जूट बहुत अच्छा मिलता है, पोटैटो बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है, आलू, ये सब वेस्ट बंगाल का बहुत फेमस है। और क्या महाराष्ट्र मंगवा सकते हैं, राइस, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट में बात कर रहा हूँ, ठीक है, और भी दूसरा चीजें हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में ये सब चीज वेस्ट बंगाल का काफी फेमस है। तो वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र में जा रहा है, तो वेस्ट बंगाल इज द एक्सपोर्टिंग स्टेट एंड महाराष्ट्र इज द इंपोर्टिंग स्टेट। ये है सिनारियो आपके सामने, ये है एक पिक्चर। अब पूरा का पूरा खेल में क्या है, वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितने का वैल्यू है, 10,000। ये कुछ एजम्पशंस किया करके चल रहे हैं, ये एज्यूम है, ठीक है, एज्यूम वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस 10,000। मान के चलते हैं कि CGST 9%, SGST 9%। कौन किसको सप्लाई कर रहा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1। अच्छा, यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में बात कर रहा हूँ, जिसमें मेरा कहने का मतलब यही है कि वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल है स्टेट 1, ठीक है, वेस्ट बंगाल है स्टेट 1 एंड महाराष्ट्र है स्टेट 2, ठीक है, ध्यान से सुनना, वेस्ट बंगाल है स्टेट 1 एंड महाराष्ट्र है स्टेट 2, ओके। जिसमें आप स्टार्टिंग में देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1, मतलब यहाँ पर तो दो स्टेट में हो नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन सर हम तो इंटर स्टेट में बात कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये जो एक्स है ना, ये एक्स बेसिकली यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, इसीलिए ऐसा बोला गया है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय एक्स ऑफ स्टेट 1 टू ए ऑफ स्टेट 1, ठीक है। मतलब वेस्ट बंगाल के अंदर एक्स जो है मैन्युफैक्चरर है, ए जो है वो होलसेलर है, आप ऐसा मान के चलो। तो उसने अपना वैल्यू बनाया, जो भी प्रोडक्ट है उसका दाम बनाया 10,000, उसमें वो CGST SGST चार्ज किया, क्योंकि वो इंट्रास्टेट हो रहा है, ठीक है। तो एक्स ने ए पे चार्ज कर रहा है, ठीक है, एक्स चार्ज कर रहा है, एक्स चार्ज कर रहा है ऑन ए। कितना जीएसटी चार्ज कर रहा है, 9% CGST, 9% SGST, जो कि आप लोगों को पता है इंट्रास्टेट में ऐसा ही होता है, CGST SGST करके। तो यहाँ 900, यहाँ 900, तो टोटल प्राइस चार्ज बाय एक्स फ्रॉम ए फॉर इंट्रास्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना हो गया, 11,800। इट इज द एकदम सिंपल सिनेरियो, क्योंकि गुड्स का जब स्टार्ट होता है तो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर वाला कॉन्सेप्ट सेम ही स्टेट के अंदर होना पड़ेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें सेम स्टेट के अंदर पहले मैन्युफैक्चरिंग हुआ, जूट अपने वेस्ट बंगाल के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से होलसेलर ऑफ ए के पास पहुंचा है, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट सिनेरियो। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो भी जीएसटी कलेक्शन हुआ पूरा का पूरा इंटरस्टेट कॉन्सेप्ट में जीएसटी कलेक्शन हुआ, ठीक है, इंट्रास्टेट कॉन्सेप्ट में सेम स्टेट के अंदर। लेकिन कहानी तो अभी शुरू हुआ है, कहानी का अभी खत्म कहाँ होगा, कहानी अभी जस्ट स्टार्ट है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान से देखना, एक्स जो है ना हमारा, एक्स इज द फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स। एक्स क्या है, फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स,
क्योंकि वो फर्स्ट स्टेज सप्लायर किसको कहेंगे? फर्स्ट स्टेज सप्लायर हम लोग मेनली उसको कहेंगे जो फर्स्ट टाइम सेल कर रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज सप्लायर उसको कहेंगे जो फर्स्ट टाइम सप्लाई कर रहा है। दैट मीन्स कौन? मैन्युफैक्चरर। दैट मीन्स मैन्युफैक्चरर। तो एक्स कौन है? एक्स मैन्युफैक्चरर है जो फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर है। इसी से तो सबसे पहले सप्लाई होगा, जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर है, बेसिकली मैन्युफैक्चरर है। इसीलिए क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज ऑफ सप्लायर है, उसके लिए एंड हेंस डज नॉट हैव एनी क्रेडिट। जो फर्स्ट स्टेज में सप्लाई करेगा उसका तो कंपेयर करने के कुछ होगा नहीं ना। क्रेडिट के बारे में हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखे थे ना, तो वही वाला आज क्रेडिट के बारे में भी आज बात करेंगे, जिसको हम लोग इनपुट क्रेडिट कहते हैं, ठीक है। तो इसका कोई क्रेडिट नहीं है, ना तो सीजीएसटी क्रेडिट है, ना तो एसजीएसटी क्रेडिट है, ना ही आईजीएसटी क्रेडिट है, क्योंकि ये तो फर्स्ट स्टेज सप्लायर है ना। तो क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज सप्लायर है तो इसके लिए अभी कोई भी क्रेडिट उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो ये जो भी जीएसटी इसको मिलेगा वो पूरा का पूरा जीएसटी गवर्नमेंट के घर में जमा करेगा इंट्रास्टेट में, मतलब वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अंदर ही ये पूरा का पूरा खेल जमा हो जाएगा। लेकिन ये जो ए है, मतलब एक्स ने हमारा यहाँ पर क्या किया, एक्स ने प्रोडक्ट को सेल किया ए को, एक्स ने प्रोडक्ट को सेल किया ए को। और त्रिप यू जस्ट ज्वाइन, मैं जस्ट एक चीज तुम्हें बता दूं, एकदम स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट में ही हम लोग है, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आगे आपको दिक्कत हो। अब बस एक छोटा सा पॉइंट सुन लो। एक्स मतलब ये हम लोग जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोग इंट्रा स्टेट्स पढ़े थे ना, तो वही इंट्रा स्टेट का अभी आज क्या कर रहे हैं, इंटर स्टेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इंटर स्टेट में क्या हुआ है, एक सब मैन्युफैक्चरर एक एक्स है और ए है जो होलसेलर है। एक्स ने ए को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहा है, तो उसमें 10,000 का प्रोडक्ट है, 900 सीजीएसटी, 900 एसजीएसटी, कुल मिला के 11,800 का प्रोडक्ट दे रहा है, ठीक है। 11,800 का प्रोडक्ट एक्स ए को दे रहा है, और ए एक्स क्या कर रहा है, ए से वो जीएसटी कलेक्ट करके गवर्नमेंट को देगा। कौन सा गवर्नमेंट को? बेसिकली ये स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है, और बाकी पार्ट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा जो सीजीएसटी के नाम पे है, ठीक है। तो ये फर्स्ट टाइम कॉन्सेप्ट में, और एक्स जो है जो फर्स्ट स्टेज सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विस है, तो उसके पास कोई क्रेडिट नहीं है। अब इंटर स्टेट में क्या होगा उस पर ध्यान दो, तो आज का क्लास का जो मेन फैक्ट है। अब खेल चालू होता है। खेल क्या है अभी देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए ऑफ स्टेट 1 बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू बी ऑफ स्टेट 2। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे एग्जाम्पल में स्टेट 1 क्या है, स्टेट 1 इज द वेस्ट बंगाल, एंड स्टेट 2 क्या है, स्टेट 2 इज महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच। स्टेट 1 इज वेस्ट बंगाल, स्टेट 2 इज महाराष्ट्र। वेस्ट बंगाल कौन सा स्टेट है, एक्सपोर्टिंग स्टेट है, दिस इज एक्सपोर्टिंग स्टेट, मतलब जहां से बेसिकली गुड्स जा रहा है, ठीक है। और ये डेस्टिनेशन स्टेट है महाराष्ट्र, ठीक है। ये इसको क्या कहेंगे, इंपोर्टिंग स्टेट, दिस इज अ इंपोर्टिंग स्टेट, ये इंपोर्ट कर रहा है, और वेस्ट बंगाल एक्सपोर्ट कर रहा है। अब एक तो मैन्युफैक्चरर था पहले केस में, एक से प्रोडक्ट किसके पास आया, ए के पास आया। एक और ए कहां का है, एक और ए दोनों बंगाल का है, दोनों स्टेट 1 वेस्ट बंगाल के हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जीएसटी का लेन देन हुआ है वो पूरा का पूरा खेल वेस्ट बंगाल में ही खत्म हुआ। लेकिन अब खेल क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल के बाहर आ रहा है, वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र गुड्स आ रहा है। अब इस केस में ए जो है वो स्टेट 1 वेस्ट बंगाल के हैं, लेकिन स्टेट बी जो है वो स्टेट 2 महाराष्ट्र मतलब बॉम्बे का है, चले, ठीक है, बी फॉर बॉम्बे, ठीक है। तो बी जो है वो बॉम्बे का बी है, ठीक है, बॉम्बे का बी है, बॉम्बे का बाबू, ठीक है। एक गाना है बहुत फेमस, मैं मुंबई का बाबू, सुने होंगे तो पता चलेगा, बहुत फेमस गाना है, मैं मुंबई का बाबू, नाम मेरा है कुछ होगा, मुझे याद नहीं आ रहा है, जो भी हो छोड़ो। वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, 10,000 के ऊपर कितना वैल्यू चार्ज किया, 120%। 10,000 के ऊपर 120% मतलब 12,000 जीएसटी। अब जब भी इंटरस्टेट गुड्स सर्विस होता है ना, तो उस पर आईजीएसटी लगता है। क्या लगता है, आईजीएसटी। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कशंस किए हैं, बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी एंड यूटीजीएसटी। बेसिकली इतना तरह का ही जीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो स्टेट के अंदर होने से होता है। और जैसे ही गुड्स एक स्टेट से दूसरा स्टेट मतलब इंटर स्टेट होता है, तब आईजीएसटी चार्ज होता है, जिसका मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस। और सीजीएसटी एसजीएसटी में जैसे यहाँ पर पूरा डायरेक्ट 18% लगा दिया, सीजीएसटी एसजीएसटी के केस में क्या होता है, 9% करके होता है। मतलब अगर 18% जीएसटी है तो उसको बाइफरकेट करके दोनों हिस्सों में बांट दिया जाता है। लेकिन आईजीएसटी के केस में मतलब जब इंटरस्टेट सप्लाई होता है, लाइक वेस्ट बंगाल से महाराष्ट्र, मणिपुर से त्रिपुरा, मिजोरम से अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, या गुजरात से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से
गोवा, कोई भी स्टेट के अंदर जब भी चेंजेस हो तो उसमें इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स है और उसमें जो टैक्स का वैल्यू होता है वो जोड़ के ही रहता है, ठीक है, उसमें बाइफर्केशन नहीं रहता, उसमें इस तरह का जो डिवाइडेशन है 9% जैसा नहीं होता। तो इसमें पूरा आईजीएसटी जो है 18% लग जाएगा। कौन किस पे लगाएगा? ए ऑफ स्टेट 1 सप्लाई कर रहा है ना बी ऑफ स्टेट 2 को, मतलब वेस्ट बंगाल का ए महाराष्ट्र के बी को सप्लाई कर रहा है, तो वेस्ट बंगाल का ए चार्ज करेगा महाराष्ट्र के बी के ऊपर। कितना जीएसटी चार्ज करेगा? 12,000 के ऊपर टू 18% मतलब 2160। The total price charged by A from B for interstate supply of goods and service। मैटर को एकदम सिंपल रखना, ठीक है। ए ने बी को गुड्स सप्लाई किया जो दोनों अलग अलग स्टेट से बिलोंग करता है। ए बिलोंग करता है वेस्ट बंगाल से और बी बिलोंग करता है महाराष्ट्र से, ठीक है। अब इसके लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू से जो होगा, क्योंकि ये इंटरस्टेट वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे पहले ये जब वैट के जमाना था ना, जब वैट का जमाना था, ये सीएसटी के नाम से जाना जाता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा ही है, ये सेंट्रल सेल्स टैक्स का ये भी नया नाम हो गया, एक तरह का आप बोल सकते हो आईजीएसटी, लेकिन थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट में काफी चेंजेस है। तो ये जो आईजीएसटी है, ये आईजीएसटी 18% करके 2160 12,000 के ऊपर लगा, तो टोटल प्राइस चार्ज बाय ए फ्रॉम बी फॉर इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कितना हो गया? 14,160। तो मैटर एकदम सिंपल है, ए ने बी से चार्ज किया टोटल 14,160, जिसपे आईजीएसटी कितना है? 2160। ओके, सिंपल, एकदम सिंप्लीफाई रखना मैटर को। मैं कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं चाहता, कॉम्प्लिकेट करेंगे तो फालतू में इजी चीज आपको टफ लगेगा, और ये मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैटर बहुत इजी है। कंपटीशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये जो इंटरस्टेट का खेल हुआ, इसमें गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा, है ना। कंपटीशन ऑफ आईजीएसटी पेबल टू गवर्नमेंट। अब देखो गवर्नमेंट को कितना मिलेगा, आईजीएसटी कितना पे करना चाहिए? 2160, जैसे कि हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, गवर्नमेंट को अभी हम लोगों ने देखा 2160 का आईजीएसटी कलेक्शन कर रहा है, ए बी से चार्ज कर रहा है, और ए बी से चार्ज करके बेसिकली अपने पास तो रखेगा नहीं। ए ने चार्ज तो कर लिया बी से, लेकिन अपने पास तो नहीं रखेगा ना। ए फ्रॉम बी फॉर इंटरस्टेट देगा किसको? सरकार को दे देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे देगा। तो आईजीएसटी पेबल है 2160, लेकिन ए जो है ना, इसका पुराना क्रेडिट है, क्रेडिट ऑफ सीजीएसटी एंड आईजीएसटी है इसका, क्रेडिट वो यहाँ पर क्लेम कर सकता है। कैसे क्रेडिट क्लेम करेगा? ध्यान से देखना। ये जब बी से, सॉरी, ये जब अपने वेस्ट बंगाल से, ये जब अपना वेस्ट बंगाल में प्रोडक्ट को परचेज किया था, उस टाइम इसका देखो ये पे किया था जीएसटी, ये पे किया था जीएसटी, देखो सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, ये सीजीएसटी और एसजीएसटी ये पे किया था 900 एंड 900। तो ये जो दोनों अमाउंट कौन पे किया था? ए पे किया था। किसको किया था? एक्स को किया था। ए ने पे किया था एक्स को, एक्स इसको जमा करता गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये जो पेमेंट एक ए ने किया था एक्स को गवर्नमेंट को देने के लिए, तो ये किसका क्रेडिट है? ये ए का क्रेडिट है, ए का आईटीसी है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। यही वाला क्रेडिट वो अभी जब इंटरस्टेट सेल हुआ तब मांग रहा है गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करने के टाइम पे, क्योंकि अब कौन गवर्नमेंट को टैक्स करेगा? पहले तो एक्स पेमेंट कर रहा था, अब कौन पेमेंट करेगा बोलो तो? अब ए करेगा, क्योंकि ए ने चार्ज किया बी के ऊपर। तो जो चार्ज करता है ना, जिस पे चार्ज करता है वो पेमेंट नहीं करता, जो चार्ज करता है उसको पेमेंट करना होता है, ठीक है। जो चार्ज करता है उसको पेमेंट करना होता है, क्योंकि ए ने कलेक्ट किया बी से, तो जो कलेक्ट करेगा पेमेंट वही करेगा, जो पेमेंट करेगा कलेक्ट भी वही करेगा। तो हमारे यहाँ पर देखो सिंपल है एकदम, कि उसके पास 2 जीएसटी का क्रेडिट था, 2160 उसका पेमेंट का, मतलब गवर्नमेंट बोल रहा है कि भाई ए पेमेंट करो गवर्नमेंट को, ठीक है। ए को बोल रहा है गवर्नमेंट जो है वो ए को बोल रहा है कि पेमेंट करो गवर्नमेंट को। तो बोल रहे ठीक है 2160 तो मैं पेमेंट करूंगा नहीं, क्योंकि मेरा पुराना 900 का क्रेडिट है, ठीक है। तो माइनस करो ना पहले, तो माइनस कर दिया, तो अल्टीमेटली आईजीएसटी कितना पेमेंट करेगा? 360। मतलब अभी ए विल पे टू गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट 360। यही 360 रुपीज बेसिकली गवर्नमेंट को मिलेगा, किससे? ए से। यहां तक का स्टोरी क्लियर है कि नहीं बताओ पहले? यहां तक का स्टोरी क्लियर है कि नहीं, प्लीज मुझे बताओ। यस सर। सबको क्लियर है? डिंकी, ज्योति? हाँ सर। ओके, मतलब यहाँ पर ये आईजीएसटी पेमेंट अल्टीमेटली इसको करना कितना है? 360, ठीक है। क्योंकि उसका पुराना क्रेडिट था, वो पुराना क्रेडिट वो यहाँ पर ले लिया। यहाँ पर मैं आपको एक चीज जरूर बताऊंगा, इसी कॉन्सेप्ट में मुझे बता देना चाहिए। ये 2017 का, जैसे कि हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा है लास्ट क्लास में, कि जीएसटी 2017 के 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, ठीक है।
जैसे अभी जुलाई स्टार्ट हुआ है ना, आज 2 जुलाई है, तो इसी मंथ 2017 का 1 जुलाई में जीएसटी इंडिया में रोल ओवर हुआ था, ठीक है, जीएसटी इंडिया में रोल आउट हुआ था। अब पॉइंट ये है कि 2017 से पहले जो वैट एंड सीएसटी सिस्टम होता था, ठीक है, वैट कब लगता था, जब इंटर स्टेट होता था तब वैट, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, इंट्रा स्टेट होता था तो वैट, एंड सीएसटी लगता था जब इंटर स्टेट होता था, ठीक है, इंटर स्टेट मतलब जो हमारा अभी करंट एग्जांपल में चल रहा है। सवाल यही उठता है कि ये सीएसटी मतलब जब सीएसटी का पेमेंट होता था ना, जब सीएसटी पेमेंट होता था गवर्नमेंट के पास, तो सीएसटी के साथ ना वैट का एडजस्टमेंट नहीं होता, सीएसटी एंड वैट में एडजस्टमेंट नहीं होता था, नो एडजस्टमेंट इज देयर। मतलब अगर किसी ने वैट से प्रोडक्ट खरीदा और बाद में सीएसटी कर रहा है तो उसको कोई एडजस्टमेंट नहीं मिलता था, ठीक है, मतलब कोई क्रेडिट नहीं मिलता था। ये वाला कॉन्सेप्ट जीएसटी में आ गया है, ये वाला कॉन्सेप्ट जीएसटी में आ गया है, मतलब इट्स अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि पूरा वन इंडिया है, तो वन इंडिया में आप अलग अलग बाइफर्केशन नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी गुड थिंग जो एक जीएसटी कैरेक्टरिस्टिक में आया और इसमें एक अच्छा खासा अपग्रेडेशन हुआ है। तो ये चीज आपको एक आइडिया मैंने दे दिया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आइडिया था कि पुराना वैट सीएसटी में ये कॉन्सेप्ट था नहीं कि मतलब इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का सेल परचेस में एडजस्टमेंट नहीं होता था, जो जीएसटी में आ गया है। ओके चलो, दिस इज जस्ट अ सिंपल थिंग। अब हम लोग इसी सम्स में कंटिन्यू करते हैं। तो गवर्नमेंट के पास ये वाला हो गया करंट गवर्नमेंट का कलेक्शन आईजीएसटी के थ्रू से। अब देखना आईजीएसटी चार्ज ऑन बी, आईजीएसटी चार्ज ऑन किसके ऊपर, बी के ऊपर, क्योंकि ए ने अभी बी पे चार्ज किया ना, क्योंकि सेल कौन किसको किया, ए टू बी पे सेल हुआ ना, ए टू बी पे सेल हुआ, तो सेल ए अगर बी पे किया तो फिर आईजीएसटी चार्ज कौन करेगा, बी पे चार्ज होगा ऑफ स्टेट 2, मतलब महाराष्ट्र वाला जो बी है उस पे आईजीएसटी चार्ज है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस विल बी रेमिटेड बाय ए ऑफ स्टेट 1 टू द एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब बेसिकली बी से जो अमाउंट लिया जाएगा, बेसिकली बी से, ठीक है, बी से ए ने सेल किया था बी को, बी कौन है, महाराष्ट्र का बिजनेसमैन है, ए कौन है, वेस्ट बंगाल का है, ठीक है। अब ए ने सेल किया था बी को, जीएसटी चार्ज ए ने किया था बी को, मतलब ये जीएसटी पे किया था, ये जीएसटी पे किया। अब ए ने चार्ज किया जीएसटी इस पे, जीएसटी चार्ज किया ए ने बी के ऊपर और जीएसटी पे किया बी ने ए के ऊपर, ठीक है। अब जैसे ये जीएसटी पे करेगा, मतलब बेसिकली चार्ज जैसे ही किया, पे बेसिकली ए को नहीं हो रहा है, ये बेसिकली बी क्या कर रहा है, रेमिट कर रहा है, बी बेसिकली क्या कर रहा है, रेमिटेंस कर रहा है, और ये रेमिटेंस अमाउंट जो ए के पास आ रहा है जीएसटी के नाम पे, ये ए को क्या करना है, गवर्नमेंट जो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट है, मतलब जिसका पेमेंट जिसको करना है, जैसे यहाँ पर किसको करना था, सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये ए का काम है कि गवर्नमेंट का रेस्पेक्टिव अकाउंट में उसको पेमेंट कर देना, गवर्नमेंट का रेस्पेक्टिव अकाउंट में उसको पेमेंट कर देना, ठीक है, समझ में आया ना। तो यही वाला खेल यहां पर बोला है। तो देखो ए ऑफ स्टेट 1 टू एप्रोप्रिएट अकाउंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के एप्रोप्रिएट अकाउंट में ये जमा करेगा। स्टेट 1 मतलब इसी को जीएसटी फाइलिंग भी कहते हैं। स्टेट 1 कौन है, एक्सपोर्टिंग स्टेट विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट। अब यहां पर एक खेल है, प्लीज ध्यान देना, यहां पर एक खेल है कि स्टेट 1 ऑफ एक्सपोर्टिंग स्टेट, मतलब एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन, वेस्ट बंगाल, एक्सपोर्टिंग स्टेट कौन है, वेस्ट बंगाल, विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। मतलब ये जो 900 का आईजीएसटी है जो पहले एसजीएसटी के नाम पे हुआ था, वो अपना एसजीएसटी क्या करेगा, ये स्टेट 1 क्या करेगा, ये एसजीएसटी वाला अमाउंट ना क्रेडिट में देगा, ठीक है। देखो स्टेट 1 विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज्ड इन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट होगा तो ये एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करेगा। सीजीएसटी तो गवर्नमेंट का अपना था ही, ठीक है, और एसजीएसटी क्रेडिट भी यहाँ पर वो यूज करने देगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हुआ है, देखो ये देखो 2160 आईजीएसटी पेमेंट करना था, 2160 पेमेंट करना था, क्रेडिट कितना हो गया सीजीएसटी, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, लेकिन ये एसजीएसटी जो अमाउंट है ना, ये वेस्ट बंगाल के पास था, ये वेस्ट बंगाल के पास था, ये 900 का क्रेडिट वो आईजीएसटी पेमेंट करने के टाइम पे यूज करना पड़ेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को ये क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ट्रांसफर करना पड़ेगा। इसलिए बोला स्टेट 1 दैट इज वेस्ट बंगाल विल ट्रांसफर एसजीएसटी क्रेडिट ऑफ 900 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी
टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब ये सुन के ऐसा लग रहा है कि सर बहुत टफ, मतलब सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लेक्स है। नहीं, सिचुएशन कॉम्प्लेक्स नहीं है, ताकि हिसाब बहुत एकदम क्लैरिटी में रहे, इसलिए सबका पेमेंट सभी अकाउंट में दिखाना चाहिए, और इसके लिए इतना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है, वो सबके सब ऑटोमेटिकली हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सिस्टम बना के रखा है, मतलब ये पूरा सॉफ्टवेयर का खेल है, ठीक है। अभी जीएसटी सॉफ्टवेयर मतलब बहुत ही, मतलब सॉफ्टवेयर ही सबसे बड़ा काम कर रहा है, ठीक है। इंसान को बस अपना नॉलेज रखना चाहिए, बाकी काम सॉफ्टवेयर कर देगा। ये जो खेल है ना, ये आपको और धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं थर्ड केस में प्रोसीड करता हूँ। ये जो इंटरस्टेट का जो अगला स्टेज है उस पे चलो, आपको पूरा का पूरा खेल और समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ है खेल। अब देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय बी टू स्टेट 2, बी ऑफ स्टेट 2, मतलब अब क्या खेल हुआ। पुराना केस क्या था, ए ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो ए है, वेस्ट बंगाल का ए बाबू और महाराष्ट्र का बी बाबू, महाराष्ट्र का बी बाबू, दोनों जेंटलमैन है। इनका खेल खत्म, इनका खेल यहाँ पर कंप्लीटेड है, ये इंटर स्टेट का यहाँ पर कंप्लीटेड है। फिर से क्या हुआ थर्ड स्टेज में, ये जो बी है ना अपना, मतलब बी फॉर बी ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय बी ऑफ स्टेट 2 टू सी ऑफ स्टेट 2, मतलब वो अपने स्टेट के अंदर अब सेल तो करेगा ना। एकदम बेसिक कहानी है कि सबसे पहले एकदम कोई भी बिजनेस का जो कहानी स्टार्ट होता है वो अपने स्टेट से ही चालू होता है। जैसे इस कहानी का स्टार्ट कहां से हुआ था, स्टार्ट कहानी हुआ था, बिजनेस का स्टार्टिंग हुआ था वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल का मैन्युफैक्चरर था एक्स, जिसने, वेस्ट बंगाल का होलसेलर है, ठीक है, वेस्ट बंगाल का ही एक होलसेलर है, ये मैन्युफैक्चरर, हाँ ये मैन्युफैक्चरर है, वेस्ट बंगाल का ही एक होलसेलर जिसका नाम है ए, उसको दे दिया था, ठीक है, जिसमें बेसिकली इंट्रास्टेट का कॉन्सेप्ट घुसा हुआ था। उसके बाद कहानी में क्या आया, उसके बाद इंटरस्टेट हुआ, ये इंट्रास्टेट है, ये वाला पहला कहानी स्टार्ट हुआ था इंट्रास्टेट में, ये इंट्रा कॉन्सेप्ट हुआ था। आफ्टर दैट ये सिनेरियो के बाद सेकेंड स्टेज, दिस इज द फर्स्ट स्टेज, ये स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या हुआ, स्टेज 2 में क्या हुआ, वेस्ट बंगाल का जो ए है, मतलब होलसेलर, ठीक है, वेस्ट बंगाल का जो ए है, ये महाराष्ट्र का जो बी है उसको प्रोडक्ट दे रहा था, ठीक है। और इसमें खेल क्या था, इसमें इंटर स्टेट हो गया, ये इंटर स्टेट का खेल हो गया, तो इस पे आईजीएसटी आ गया था, ठीक है। और इस आईजीएसटी में यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा था, यहाँ पर जो सीजीएसटी और एसजीएसटी का खेल हुआ था, ये दोनों क्रेडिट यहाँ पर यूज किया गया, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का जो क्रेडिट है वो दोनों क्रेडिट यहाँ पर यूज किया गया, ठीक है। फिर नेट पेमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के घर में जमा हुआ। अब कहानी का तीसरा हिस्सा, ठीक है, और कहानी का लास्ट हिस्सा, तीसरा हिस्सा क्या है, महाराष्ट्र में जो बी है वो ए से तो प्रोडक्ट ले लिया, अब वो महाराष्ट्र के अंदर ही एक सी है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर ही एक सी है। मानो कि ये बी कहाँ का है, मुंबई का है, ठीक है, बी कहाँ का है, मुंबई का है, और ये सी कहाँ का है, एक एग्जाम्पल अपने दिमाग में छाप लो, सी है पुणे का, ठीक है, पूना नाम तो सुने होंगे, महाराष्ट्र का दोनों फेमस सिटी है, वन इज मुंबई अनदर इज पूना। तो मुंबई का बी ने पूना का सी को, ठीक है, मुंबई का बी ने पूना का सी को प्रोडक्ट अभी सेल कर रहा है। मतलब अब फिर से खेल क्या हो गया, फिर से खेल इंट्रास्टेट हो गया, ठीक है। मतलब इस सेल में जो टैक्स का कलेक्शन होगा ना मेनली, वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास जाएगा, वो एमएच गवर्नमेंट के पास जाएगा। इस केस में जो खेल हुआ था वो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का खेल था, और इस केस में जो खेल हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट का खेल था। अब मुझे बताओ, ये जो सिनेरियो अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया, कि ये सिनेरियो क्लियर है? हाँ सर। ओके, अब देखो कहानी में अभी बहुत ट्विस्ट बाकी है, ठीक है। ये सरकार ने क्या, मतलब इसको बोलते हैं संग रचना, मतलब क्या रच के रखा है देखो, ठीक है, पैसा पाने के लिए क्या क्या नहीं करता है, तो सरकार भी देखो क्या क्या करके रखा है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस बाय स्टेट 2, बी ऑफ स्टेट 2, मतलब महाराष्ट्र के अंदर ही, ठीक है, महाराष्ट्र का बी ऑफ बॉम्बे एंड महाराष्ट्र का ही सी ऑफ स्टेट 2, दैट इज महाराष्ट्र का ही सी, जो बेसिकली पुणे से है और ये बेसिकली मुंबई से है, ठीक है। अब महाराष्ट्र के अंदर ही मुंबई एंड पुणे में क्या खेल चल रहा है। अब बी विल अवेल क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी पेड बाय हिम ऑन द परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एंड विल यूटिलाइज सच क्रेडिट फॉर बीइंग सेट ऑफ अगेंस्ट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पेबल ऑन द लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेड बाय हिम टू सी, ठीक है। अब ये खेल क्या है देखो, ध्यान देना, प्लीज कंसंट्रेट, वेरी वाइटल पॉइंट।
मैं आशा करता हूं कि आप लोग कंसंट्रेशन देके सुन रहे हो, नहीं तो ना पूरा दिमाग के बाहर जाएगा। अब यहाँ पर देखो, जो वैल्यू चार्ज फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब किससे किसको वैल्यू चार्ज का बात चल रहा है? महाराष्ट्र के अंदर ही, महाराष्ट्र का बी से महाराष्ट्र का सी के पास, महाराष्ट्र का बी से महाराष्ट्र का सी के पास। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स मान लिया गया 12,000, इसमें 120% का वैल्यू एडिशन, मतलब वैल्यू एडिशन करके 12% का वैल्यू एडिशन करके 14,400, 20% का वैल्यू एडिशन, सॉरी 20% वैल्यू एडिशन करके 14,400, 14,400। अब ये महाराष्ट्र के अंदर हो रहा है ना, तो ये इंट्रा स्टेट का खेल है ना, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट का खेल है, तो इसमें क्या आ जाएगा? सीजीएसटी आ जाएगा, एसजीएसटी आ जाएगा, तो 9 करके दे दो, ठीक है, जो आपको कलेक्ट करना ही है, ठीक है। ये कौन किससे कलेक्ट करेगा? बी कलेक्ट करेगा, बी विल कलेक्ट फ्रॉम सी, बी विल कलेक्ट, जो सेल करता है ना, कलेक्ट उसको करना पड़ता है, किससे? जो परचेस कर रहा है उससे। बी विल कलेक्ट फ्रॉम इससे, सी से, ठीक है। मतलब बी बेसिकली सी पे चार्ज कर रहा है, और सी क्या करेगा? बी को रेमिट करेगा, और बी ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जमा करेगा, ठीक है। ये है खेल। अब द टोटल प्राइस चार्ज बाय बी फ्रॉम सी फॉर द लोकल सप्लाई ऑफ गुड्स। लोकल क्यों? क्योंकि ये स्टेट के अंदर हो रहा है, इसलिए लोकल कहा जा रहा है। तो अल्टीमेटली टोटल कितना? 16,992 का खेल हो रहा है। अब देखो खेल कहानी में ट्विस्ट में कहां मोड़ लाता है, देखो, ठीक है। अब वहीं पर कहानी में मोड़ कहां से आ जाता है। अब यहाँ पर पूरा का पूरा कॉम्पिटिशन देखो, ठीक है। अब मुझे बताओ कि सीजीएसटी पेएबल कितना? कंप्यूटेशन ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी पेएबल टू गवर्नमेंट, मतलब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली जो खेल चल रहा है ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जा रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को सीजीएसटी पेएबल कितना? ये देखो 1296 है ना। अब सीजीएसटी में, सीजीएसटी पेएबल करने के टाइम पे कौन पे कर रहा है? बी पे कर रहा है, बी पे कर रहा है। बी को महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रहा है कि बोला कि पे करो सीजीएसटी। जब वो 1296 का उसका सीजीएसटी अमाउंट यहाँ दिख रहा है ना, ये सीजीएसटी अमाउंट जब ये सीजीएसटी पे कर रहा है, तब ये बोल रहा है, मतलब अपना बी बोल रहा है कि ठीक है हम 1296 पे करेंगे, लेकिन हमारा आईजीएसटी पेमेंट भी तो किया हुआ था, उसका क्रेडिट दे दो मुझे। ये देखो आईजीएसटी क्रेडिट, मैं पहले दिखाता हूं। ये आईजीएसटी पेमेंट किया था ना बी, जब ए से लिया था, देखो प्लीज, बी ने ए से लिया था कि नहीं लिया था? तो जब बी ए को 2160 पेमेंट किया था ना, ये तो बी ने ही पे किया था। अब बी को जो बोला जा रहा है कि भाई अब सीजीएसटी पेमेंट करो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, तो वो अपना ये आईजीएसटी क्रेडिट, इसका जो आईजीएसटी वो ऑलरेडी पेमेंट करके रखा था, इसका क्रेडिट क्लेम कर रहा है। आईजीएसटी क्रेडिट क्लेम बाय बी। ऑब्वियसली मेरा पेमेंट, बी ने पेमेंट करके रखा तो क्लेम तो करेगा, तो क्लेम कर रहा है। लेकिन कितना क्लेम कर सकता है? 2160 है ना यहाँ पर, लेकिन उसका अभी सीजीएसटी पेमेंट कितना है? देखो सीजीएसटी पेमेंट कितना है? 1296। ध्यान से देखना, सीजीएसटी पेमेंट है 1296, तो वो मैक्सिमम 1296 ही क्लेम कर सकता है, 2160 नहीं क्लेम कर सकता। जितना उसका सीजीएसटी पेबल है मैक्सिमम, बेसिकली सीजीएसटी जितना है वो पूरा सेट ऑफ हो गया, टोटल सेट ऑफ हो गया, ठीक है। 1296 सीजीएसटी था और 2160 आईजीएसटी उसका पूरा पेमेंट किया हुआ था, तो उसके अंदर से 1296 तुम यहाँ पर एडजस्ट कर लो, मतलब 2160 से आप बाकी एडजस्ट कर लो। अब सीजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट कितना हो गया? सेंट्रल गवर्नमेंट को सीजीएसटी कुछ भी नहीं जाएगा, नील। और एसजीएसटी पेबल क्या होगा? एसजीएसटी पेबल है 1296। ये 1296 कैसे होगा? ये जो 2196 बचा था, अच्छा 1296 एसजीएसटी पेबल ये वाला, ये जो 1296, मतलब यहाँ पर सीजीएसटी का एक सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है और एक स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जब सीजीएसटी पेमेंट करने के लिए बोला गया, तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट बोला कि हमें सीजीएसटी पे करो, तो वो बोल रहा है, कौन? बी बोल रहा है कि ठीक है हम सीजीएसटी पे कर देंगे, लेकिन मेरा आईजीएसटी का क्रेडिट है उसको पहले एडजस्ट करो। तो 1296 का सीजीएसटी पेमेंट करने के टाइम पे वो मैक्सिमम कितना एडजस्ट कर सकता है? 1296। तो अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उसका सीजीएसटी पेमेंट नील हो गया। लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में जो महाराष्ट्र सरकार जो बैठा हुआ है, वो बोल रहे कि हमें एसजीएसटी तो पे करो, तो वो एसजीएसटी पेमेंट करने के लिए 1296 पेमेंट करने के लिए उसको बोल रहा है। लेकिन वो यहाँ पर भी अपना क्रेडिट क्लेम कर सकता है, क्योंकि उसका क्रेडिट अभी भी बाकी है। क्यों? 2160 का आईजीएसटी था, ये देखो फिर से दिखाता हूँ, 2160 का आईजीएसटी था, देखो प्लीज, 2160 का आईजीएसटी था ये वाला, है ना। तो इसमें से ऑलरेडी एडजस्ट तुमने कितना कर लिया? सीजीएसटी के नाम पे एडजस्ट कितना कर लिए? 1296 जो तुमने सीजीएसटी के नाम पे एडजस्ट कर लिए। अब कितना बचा हुआ है? माइनस करके बताओ, कुछ समथिंग 840 का समथिंग ऐसा कुछ होगा, 864, ठीक है।
2160 से तुम माइनस करो 2160 माइनस 1296 864, ठीक है। ये 864 का क्रेडिट तुम और मैक्सिमम ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इतना ही और तुम कर सकते हो। तो अल्टीमेटली तुम्हारे पास क्रेडिट ऑफ आईजीएसटी कितना बचा है 864, तो तुम यहाँ पर 864 का क्रेडिट ले लो, तो जो बचा रहेगा दैट इज ये अमाउंट 432, ठीक है। ये 432 बेसिकली तुम महाराष्ट्र गवर्नमेंट को पे करोगे। कौन? बी विल पे टू महाराष्ट्र, बी विल पे टू महाराष्ट्र। कुछ समझ में आया? प्लीज। हेलो, पिंकी, ज्योति, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हेलो, हाँ सर। हेलो, यस सर। ज्योति, हाँ सर। সৈকত আওয়াজ আসছে? হ্যাঁ স্যার আওয়াজ আসছে। হ্যালো হ্যালো सर हेलो। कहाँ चले गए? स्वीकृत आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। सर कहाँ चले सर गए? का भी आवाज, सर का भी आवाज है। सर आवाज আসছে सर। हेलो सर लगता चले गए। सर हेलो सर। सर কোথায় আপনি? हेलो हेलो एक माइक टेस्टिंग कर रहे हो? देख रहा हूँ, मेरा मेरा ठीक से सुनाई दे रहा है तो चेक चेक। और सर मैसेज किया है। सर का नेटवर्क इशू है। हेलो स्वीकृत दा। हेलो हेलो। हाँ पढ़ाई ठीक चल रहा है? हेलो। हाँ चल रहा है। हेलो सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ आराम से बोलो, सब सुनाई दे रहा है। हाँ तुम्हारा कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। और तुम्हारा तो कभी कभी रेसिपी देखता हूँ मैं, खुद से बनाते हो पोस्ट करते हो। कभी कभार। हम्म feel like to eat those recipes. लॉकडाउन में खास हाँ मेरा वेट क्रॉस 110 हो गया। मैंने 25 केजी वजन बढ़ा दिया। घर में रहने से ऐसा ही होता है। मतलब घर तो आए हुए 10 ही दिन हुए हैं, बाकी तो कोलकाता में बढ़ा है। अभी तो बीच बीच में देख रहा हूँ इंस्टीट्यूट का जो लड़ाई चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जब मैं वापस आऊंगा सुमित को पीछे छोड़ दूंगा। ऐसा क्या? उसका अच्छा तुम्हारा एक रिसेंट फोटोग्राफ
भेजना तो मेरे को, मैं देखूंगा कैसा लग रहा है अभी। हम लोग बात कर रहे हैं सर का रिकॉर्डिंग स्टार्ट। हेलो 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 यस सर। हेलो। यस साउंड आ सर। रहा है? है यस सर, सर। अच्छे सर आ रहा है आपकी सर। आवाज आज से। मेरे यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क अप डाउन कर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तुम लोग कहाँ तक सुने थे? हम लोग वो है ना स्टेट गवर्नमेंट से अपना आईजीएसटी क्लियर किया था, उसके बाद तक जो 864 माइनस करने का जो 4 समथिंग अमाउंट आया था ना वहां तक। अच्छा, क्या सबको ये 432 तक का जो सिस्टम है ये सबको क्लैरिटी है? हाँ सर। 432 जो स्टेट गवर्नमेंट को मिल रहा है, ठीक है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ सर। ज्योति? हाँ सर। सर आवाज नहीं आ रहा। सर कहाँ चले गए? हम्म। हेलो? हाँ सर अब आवाज आ। पता नहीं, बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहा है, बहुत ज़्यादा अप डाउन कर रहा है। सबको मेरा आवाज आ रहा है क्या? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। बार बार मेरे यहाँ पर नेटवर्क इशू हो रहा है, पता नहीं है, जब से ये आम्फान के बाद से पूरा एकदम नेटवर्क लेवल में कोलकाता में क्या हालत हुआ पता नहीं। मैं एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन के लिए बोला, देखते हैं और कुछ दिन लगेगा। ये जो बीच बीच में थोड़ा इंटरप्शन होता है, आगे कोशिश पूरा है कि इंटरप्शन ना रहे। औत्रिव, ज्योति, आप लोगों को मेरा साउंड आ रहा है? हाँ हाँ सर। साउंड आ रहा है आपको? हाँ सर। ओके। ज्योति? हाँ सर आ रहा है। ओके ओके, तुम बीच में कहीं चले गए थे क्या? नहीं। ओके ठीक है। ओके, तो 432 तक आप लोग सुने थे, चलो ठीक है, 432 के बाद से स्टार्ट करते हैं। आई होप कि अगेन प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम, अगर मिसकनेक्शन होता है, इसका मतलब समझ लेना कि किसी कारण से नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है। ओके, डोंट वरी, हो जाएगा ठीक। स्क्रीन शो हो रहा है ना? नहीं। नहीं? नहीं। नहीं सर। ओके। नाउ? हाँ। हो गया सर। ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। 432 स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट हो रहा था। यहाँ पर ये जो स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी वो आईजीएसटी क्लेम किया, ठीक है, जब भी वो एसजीएसटी गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उससे कितना मांग रहा था, महाराष्ट्र गवर्नमेंट उसको बोल रहा था कि भाई मेरे से प्रोडक्ट लिए, बहुत अच्छा, मतलब मेरे स्टेट के अंदर बिजनेस किया, मेरे को 1296 पेमेंट करो, जैसे कि यहाँ पर बता रहा था, मेरे को 1296 पेमेंट करो, ठीक है। 1296 पेमेंट करने के जब भी वो बोल रहा था तो बोल रहा था ठीक है, मेरा तो पहले से आईजीएसटी दिया हुआ है, ऑलरेडी मैंने 2160 पेमेंट करके रखा था, जिसमें मैंने ऑलरेडी 1296 का क्लेम कर चुका था, और भी मेरे पास पैसा बचा हुआ है, तो 2160 टोटल था, उसमें से तुम 1296 लेस कर दो तो बचा कितना है, 864 का। तो वो 864 स्टील तुम क्लेम कर सकते हो स्टेट गवर्नमेंट के केस में। और फिर अल्टीमेटली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास तुम कितना पेमेंट कर रहे थे, तुम पेमेंट कर रहे थे 432, ठीक है। अब ये खेल के बाद का खेल क्या है, इसके बाद का खेल क्या है, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर। अब यहाँ पर क्या खेल है, ये जो सेंट्रल और स्टेट के बीच में चल रहा है ना,
ये एकदम सेंट्रल और स्टेट के बीच में का रिलेशन कुछ ऐसा है हमारे इंडिया में, ठीक है, वो टॉम एंड जेरी होता है ना, ठीक है, टॉम एंड जेरी जैसे रिश्ता है, कभी वो इसके पीछे कभी वो इसके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर टॉम एंड जेरी वाला खेल चल रहा है, ठीक है, कभी टॉम सामने तो जेरी पीछे, कभी जेरी सामने तो टॉम पीछे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट। अब पहले क्या हुआ था, आईजीएसटी क्रेडिट के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अपना जो क्रेडिट था वो ट्रांसफर किया था आईजीएसटी क्रेडिट लेने के टाइम पे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864। ये जो 864 का क्रेडिट है ये कहाँ का क्रेडिट है, ये तो 2160 जो आईजीएसटी पेमेंट हुआ था उसका क्रेडिट है, जो ऑलरेडी किसके पास पहुंच गया था, 2160 ऑलरेडी किसके पास, किसके नाम पे रिटर्न फाइलिंग हो चुका था, सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पे, क्योंकि आईजीएसटी कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। लेकिन जैसे ये 864 क्लेम करना चाहता है बी, तो ये 864 किसको रिलीज करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट शुड रिलीज ना, ये क्रेडिट सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज करेगा ना बी को, तब जाके ये बी यहाँ पर 864 एडजस्ट कर सकता है, क्योंकि बी के पास क्लेम कर सकता है ना, बी के पास क्लेम करने का जगह है, तो बी कैन क्लेम 864, क्योंकि बी ने ही सेंट्रल गवर्नमेंट को 2160 के नाम पे आईजीएसटी देके रखा था, तो क्योंकि बी ऑलरेडी आईजीएसटी देके रखा था तो वही क्लेम कर रहा है, तो उसको क्लेम तो वो कर लेगा, लेकिन ये ट्रांसफर कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, ठीक है। ये सब सिस्टमेटिकली हो जाता है, एकदम ऑटो सिस्टम है, जो लोग रजिस्टर्ड डीलर है वो लोग एकदम ऑटोमेटिकली ये सब सेटअप हो जाता है। तो ये जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम लग रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864 यूटिलाइज्ड इन द पेमेंट ऑफ एसजीएसटी टू स्टेट 2 दैट इज इंपोर्टिंग स्टेट, है ना, मतलब महाराष्ट्र। हमारे एग्जांपल में इंपोर्टिंग स्टेट मतलब कौन, महाराष्ट्र। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक assumptions लिए हैं कि ये जो रेट चल रहा है, ये जो रेट चल रहा है दैट इज rate in the sense CGST, SGST, IGST have been assumed to be 9%, 9% and 18% respectively for the sake of simplicity, ठीक है। ऐसे तो 18% ऑलरेडी मार्केट में चलता हुआ एक रेट है, इसके जगह 28 भी हो सकता था, 12% भी हो सकता था, वॉट एवर रेट इज प्रिवेलेंट इन द मार्केट, कोई भी रेट से आप सेम टू सेम वे में काम कर सकते हो, ठीक है। रेट के ऊपर अलग चैप्टर है, उसमें डिस्कशंस करेंगे कितना तरह का रेट हो सकता है, बट फिलहाल आप मैटर को समझो कि ये जीएसटी के अंदर ये टॉम जेरी का खेल स्टेट और सेंट्रल के बीच में क्या चलता है। अब हम लोग देखेंगे टॉम जेरी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, ठीक है, जिसके लिए ये लोग मारपीट करता है ना, ये टॉम एंड जेरी, ये टॉम जेरी का मारपीट का अल्टीमेट खेल क्या होता है, ठीक है। तो अल्टीमेटम क्या है, देखो, स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू अर्न्ड बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब पूरा का पूरा कहानी तो आपको क्लियर है, जो कहानी मैंने ऑलरेडी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर किया था, ये कहानी याद है ना आपको, ठीक है। ये जो कहानी मैंने शेयर कर चुका था आप लोगों से, ये स्टेज ये स्टार्ट ऑफ द कहानी का स्टोरी 1 था, ठीक है, स्टोरी 1, दिस पार्ट इज स्टोरी 2 एंड दिस पार्ट स्टोरी 3, ठीक है। ये स्टोरी 1, 2 एंड 3, ये तीनों स्टोरी का अल्टीमेट डेस्टिनेशन में पहुंच रहे हैं, ठीक है। अब देखो ये डेस्टिनेशन हमें कहाँ लेके जाते हैं, रेवेन्यू अर्निंग। बहुत ध्यान से देखना प्लीज। ओहो, रेड पेन कहाँ चला गया मेरा, ओके। ट्रांजैक्शंस, पहला केस में किसको किसको रेवेन्यू मिलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, स्टेट 1 दैट मींस वेस्ट बंगाल, स्टेट 1 मतलब एक्सपोर्टिंग स्टेट, जो हमारे एग्जांपल में कौन है, WB दैट इज आवर होम स्टेट, स्टेट 2 दैट इज इंपोर्टिंग स्टेट मींस महाराष्ट्र इन आवर एग्जांपल, महाराष्ट्र MH, ठीक है। तो सेंट्रल को कितना मिलेगा, महाराष्ट्र को कितना मिलेगा और वेस्ट बंगाल को कितना मिलेगा। तो सबसे पहला केस जो हुआ था एकदम स्टार्टिंग में, ठीक है, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय X टू A, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द एग्जांपल में जब X ने A को दिया था, है ना, जब X ने A को दिया था, आपको याद होगा एकदम स्टार्टिंग में, फिर से अगर आप देखना चाहते हो मैं दिखा सकता हूं आपको, ठीक है। एकदम स्टार्टिंग में X ने A को दिया था, देखो ये देखो, ये तो इंट्रा में आ गए, इंटर, ये वाला X ने A को दिया था, है ना। तो ये वाला सिचुएशन जब हुआ था तब किसको मिला था, ये CGST SGST, इसका पूरा का पूरा कलेक्शन हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एंड स्टेट गवर्नमेंट के पास, ठीक है। तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में 900 का कलेक्शन हुआ था, तो चलो वही देखते हैं, वही होना चाहिए। तो ये देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय सर्विस बाय X टू A के खेल में 900 पहुंचा था सेंट्रल के पास और एक 900 पहुंचा था स्टेट के पास, स्टेट 1 के पास, WB महाराष्ट्र, ठीक है। आई थिंक ये कहानी क्लियर है। इसके बाद
नेक्स्ट पॉइंट में जब आईजीएसटी कलेक्शन का टाइम आया, तो आईजीएसटी कलेक्शन के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला था सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बाय ए टू बी। जब ए और बी के बीच में ट्रांसफर हुआ था, ए कहाँ का था, WB का था, और बी कहाँ का थे, महाराष्ट्र का थे। और ये कैसा ट्रांसफर है, कैसा सेल है, ये इंटर स्टेट है। और जैसे कि आप लोगों को पता है इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है ना, इंटर स्टेट में आईजीएसटी लगता है। तो जैसे आईजीएसटी लगा तो आईजीएसटी का कलेक्शन किसके हाथ में होगा, आईजीएसटी का कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला था आईजीएसटी कलेक्शन के टाइम पे, 360 मिला था, है ना। याद दिलाऊं आपको, ये देखो याद दिला देते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इशू। ये देखो आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट 360, ठीक है, आईजीएसटी पेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट 360। उसमें वो आईटीसी क्लेम कर लिया था, तो सप्लाई ऑफ गुड सर्विस बाय ए टू बी के केस में 360 का जो कलेक्शन हुआ था वो सेंट्रल गवर्नमेंट को हुआ था। उसमें स्टेट को कुछ नहीं मिला था, ना तो वेस्ट बंगाल को मिला था, और महाराष्ट्र तब पिक्चर में आया ही नहीं था। महाराष्ट्र इस केस में पिक्चर में महाराष्ट्र था ही नहीं, ये तो बस बंगाल के बीच में हो रहा था, बंगाल और महाराष्ट्र के बीच में हो रहा था। तो पूरा का पूरा खेल जैसे ही बीच बंगाल और महाराष्ट्र का पिक्चर चल रहा था, तो पूरा का पूरा पिक्चर में कनेक्शन कौन ले लेता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेता है, ठीक है। महाराष्ट्र भी कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और वेस्ट बंगाल के साथ था, लेकिन ये पूरा का पूरा 360 सेंट्रल के पास चला गया। ओके, तो सेंट्रल ने 360 कलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छा किया। अब ट्रांसफर बाय स्टेट 1 टू सेंटर। अब इस जब ऐसा होगा तब यहाँ पर जो आईजीएसटी का क्लेम हुआ था, तो आईजीएसटी मतलब सॉरी इनपुट क्रेडिट, ठीक है, आईटीसी जब क्लेम हुआ था तो ट्रांसफर बाय स्टेट 1 टू सेंटर। अब ये 900 का जो क्रेडिट है, ये स्टेट 1 मतलब वेस्ट बंगाल ये 900 किसको दिया, सेंटर को दिया। ये देखो इसका 900 नेगेटिव दिख रहा है ना, और इसका 900 पॉजिटिव दिख रहा है। ये क्यों जानते हो, ठीक है, ये इसका रीजन देख लो। ये जब ये वाला केस हुआ था ना, सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस बाय ए टू बी का जब खेल हुआ था, ठीक है, ये 360 के टाइम पे, ये देखो आपको अब भी क्लियर हो जाएगा कि इसका 900 क्यों माइनस है और इसका 900 क्यों प्लस है। ये कहानी में पहले भी बोल के आया, लेकिन फिर से आपको कनेक्ट कराता हूँ अकाउंट्स हैंडल करने के टाइम पे। ये देखो एकदम सिंपल खेल है। ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना आईजीएसटी पे करना था, 2160, लेकिन 900 का सीजीएसटी ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ही एडजस्ट हो सकता है, और ये जो एसजीएसटी था 900 का, ये बेसिकली किसका था, ये डब्ल्यूबी का था। लेकिन ये जो बी जो है हमारा, ये जो बी जो है ये तो क्लेम करेगा ना, बी क्लेम कर रहा है, तो बी जब क्लेम कर रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल के पास उसको ट्रांसफर करना पड़ेगा, तभी जाके वो क्लेम कर सकता है। तो यही वाला 900 माइनस हो रहा है। यहाँ पर पहले भी बोले थे हम लोग, देखो द आईजीएसटी चार्ज्ड ऑन बी ऑफ स्टेट 2 for supply of goods or service will be remitted by A of state 1 to appropriate account of the central government, and now state 1 will transfer SGST credit of 900 utilized in the payment of IGST to the central government. Basically West Bengal central को 900 ट्रांसफर कर रहा है, वेस्ट बंगाल सेंट्रल को 900 ट्रांसफर कर रहा है। तो जैसे ही वेस्ट बंगाल सेंट्रल को 900 ट्रांसफर कर रहा है, तो कहानी कुछ ऐसा हुआ कि वेस्ट बंगाल के पास ऑलरेडी 900 था, वेस्ट बंगाल के पास 900 था। ये देखो वेस्ट बंगाल के पास 900 तो था, और 900 अभी उसका चला गया, 900 इसका माइनस हो गया, ये प्लस हुआ था यहाँ पर माइनस हो गया, ठीक है, और यही वाला 900 इसके पास शिफ्ट हो गया, ठीक है। सप्लाई अब थर्ड स्टेज, ठीक है, ये सेकंड स्टेज कंप्लीट। अब थर्ड स्टेज जब बी और सी के बीच में, मतलब अभी महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र मतलब मैंने जो बोला था मुंबई टू पूना वाला खेल में क्या हुआ था, मुंबई टू पूना वाला खेल में सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ नहीं, ट्रांसफर बाय सेंटर टू स्टेट, ठीक है, स्टेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र को ट्रांसफर किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र का ट्रांसफर किया था 864, जो लास्ट केस था आपको याद है, यही 864 ट्रांसफर होकर महाराष्ट्र के पास आ गया, ठीक है। और अल्टीमेटली पूरा का पूरा खेल में सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला, अब इसको आप प्लस माइनस कर लो ना, ये पूरा कर 900 प्लस 360 प्लस 900 माइनस 864, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिला 1296, इसको कितना मिल गया अल्टीमेटली 900 प्लस हुआ था, 900 माइनस हो गया, वेस्ट बंगाल का पूरा खेल नील हो गया अकाउंट, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मिला 1296, ठीक है। अगर आपको ये 864 समझ में नहीं आया, मैं फिर से बता देता हूँ ये 864 का खेल क्या है। ये देखो 864 का खेल यहीं पर आपके सामने ही है। देखो ये आईजीएसटी जब क्रेडिट हुआ था, एसजीएसटी पेबल कितना था 1296, बेसिकली ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डर किया था, महाराष्ट्र किससे
बोला था बी बी जो था, बी शुड पे टू द महाराष्ट्र, बी पेमेंट करता ना महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट कितना डिमांड कर रहा था उससे, 1296 डिमांड कर रहा था, लेकिन वो बोल रहा था मेरा ऑलरेडी आईजीएसटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर आईजीएसटी क्रेडिट ऑफ 864, क्योंकि ऑलरेडी 2160 का 1296 तो क्लेम हो चुका था इसके ये वाला टाइम पे, ठीक है। तो अल्टीमेटली और पड़ा कितना था 864, लेकिन ये 864 है किसका, ये 864 है, ये 864 है किसका, ये 864 है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो इस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर करेगा महाराष्ट्र को, तो ये 864 बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रांसफर कर देता है महाराष्ट्र को, जो हम लोगों ने यहाँ पर अकाउंट में शो कर दिया, देखो ये देखो 864 ट्रांसफर बाय सेंटर टू स्टेट टू। अब ये ट्रांसफर का खेल पूरा का पूरा ऑटोमेटिक कंप्यूटराइज्ड के सिस्टम से हो जाता है, प्रॉपर मेंटेन करने से, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग प्रॉपरली हो जाने से सारा का सारा खेल मेंटेन हो जाता है। तो अल्टीमेटली पूरा का पूरा खेल जो था उसमें हम लोगों ने ये देखा कि ये पूरा ट्रांजैक्शंस में 1296 कमाया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, ठीक है, 1296 सेंट्रल गवर्नमेंट ने, 1296 महाराष्ट्र ने, और नील कमाया वेस्ट बंगाल ने, वेस्ट बंगाल नील, महाराष्ट्र 1296, सेंट्रल गवर्नमेंट 1296। प्लीज मुझे बताना ये पूरा का पूरा इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट के बीच में जो खेल चल रहा था और स्टेट एंड सेंट्रल का जो खेल चल रहा था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज बताना। और पूरा इनपुट क्रेडिट भी मैंने बहुत अच्छे तरह से कोशिश की आपको बताने का। क्या कुछ कंफ्यूजन अभी भी माइंड पे है आप लोगों का? बोलो, डिंकी, ज्योति, जिसके भी मन में सवाल है प्लीज बोलो। नहीं सर। डिंकी, एनी डाउट? नहीं सर। पूरा क्लियर है ना पूरा खेल? हाँ सर। ओके, थैंक यू। ठीक है, नहीं इसलिए थैंक यू नहीं कि मुझे और मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इसलिए थैंक यू क्योंकि इट्स अ वेरी मतलब वेरी नॉट वेरी ट्रिकी, इट्स मतलब थोड़ा हैपजर्ड तो है, सेंट्रल स्टेट के बीच में एक लड़ाई चलता है, ठीक है, तो उस लड़ाई में हम लोग फंस जाते हैं। सेंट्रल स्टेट लड़ाई करता है, जीएसटी जो जब बिल पास हो रहा था, जीएसटी बिल आया, फिर जीएसटी एक्ट आया, ठीक है। आप आज मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशंस बताऊंगा जीएसटी में, ठीक है। ये जीएसटी और सेंट्रल के बीच में जब स्टोरी जब चालू हुआ था, ठीक है, मतलब जीएसटी का जो मैंने लास्ट दिन आपको रूट मैप दिखाया कि इसका रूट मैप चालू हुआ था 2002 से, ठीक है, 2000 से, फिर इसको अप्लाई होते होते हो गया 2017, ठीक है, तो 17 ईयर्स लग गया। और फिर 2016 में जब बिल पास हुआ ना, 14 में मोस्ट प्रॉब्ली जब बिल पास हुआ, उसके बाद एक्ट, ठीक है, फिर एक्ट भी पास हुआ। अब ये एक्ट नहीं बन रहा था, क्यों जानते हो? क्योंकि ये सेंट्रल और स्टेट का जो बीच में लड़ाई है ना, इसके कारण। सेंट्रल और स्टेट का लड़ाई किस चीज को लेके? सेंट्रल बोल रहा है कि मेरा रेवेन्यू, मतलब स्टेट गवर्नमेंट बार बार बोल रहा है मेरा रेवेन्यू लॉस है, ठीक है, मेरा रेवेन्यू लॉस है, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट बोल रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है, आप कलेक्ट करोगे, ठीक है। और ये जो अभी जो जीएसटी है ना, ये जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, ठीक है, मतलब जहां पर सामान पहुंच रहा है, ठीक है, वहीं पर कलेक्शंस का खेल है और वहीं पर पेमेंट का खेल है, इट्स डेस्टिनेशन बेस्ड। पहले जो वैट होता था ना, पहले जो वैट होता था, जहां से जनरेशन होता था उसका पेमेंट कलेक्शन होता था। जैसे कि आप लोगों ने देखा यहाँ पर महाराष्ट्र कुछ नहीं किया था, लेकिन महाराष्ट्र को ज्यादा कलेक्शन हुआ। बंगाल से गुड्स का मूवमेंट हुआ था, लेकिन बंगाल को कोई कलेक्शन नहीं हुआ। आप लोगों ने देखा है ये चीज? देखो, ये पूरा खेल में वेस्ट बंगाल से ही गुड्स का मूवमेंट हुआ था, महाराष्ट्र तो गुड्स को जस्ट इंपोर्ट किया था। सेंट्रल गवर्नमेंट तो छोड़ोगे तो बीच का ले लेता है, लेकिन पूरा खेल में अल्टीमेटली वेस्ट बंगाल का रेवेन्यू नील हो गया और स्टेट महाराष्ट्र को 1296 मिल गया। तो सिमिलर वे में जब वेस्ट बंगाल के तरफ मूवमेंट होगा, डेस्टिनेशन होगा, तब वेस्ट बंगाल को मिल जाएगा, ठीक है। तो किसी ना किसी को तो कभी ना कभी तो छोड़ना पड़ेगा। तो पहले क्या होता था, जहां से जनरेट करता था रेवेन्यू जनरेशन वहां होता था, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आ रहा था, तो उसको ना ये जीएसटी भी चेंज हो गया। तो इसमें वैट और जीएसटी में काफी अंतर आ गया कि वैट हो गया, वैट था जनरेशन बेस्ड जहां से जनरेट होता था, और जीएसटी हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है, मतलब जहां पहुंच रहा है मेनली फैक्ट वहां पर हो रहा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट तो ऑलवेज बीच का लेता है, वो लेगा ही, क्योंकि वो सबको पकड़ के रखता है ना, सबको जोड़ के रखता है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है, इसीलिए उसका अपना एक फायदा। तो अगर आप लोगों को ये पूरा क्लैरिटी है तो मैं आगे
कुछ और भी पार्ट्स हैं उसमें मूव ऑन करता हूँ। ये था आज का प्रैक्टिकल, ठीक है, ये आज का प्रैक्टिकल था, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को अच्छा डोज दिया है, आज का प्रैक्टिकल डोज था ये। ओके, जो भी हो, चलो नेक्स्ट बात करना चाहिए जीएसटी कॉमन पोर्टल में बात करना चाहिए। जीएसटी कॉमन पोर्टल है क्या, ठीक है, जीएसटी कॉमन पोर्टल पे ध्यान देना। जीएसटी कॉमन पोर्टल, जैसे कि आप लोगों के मन में एक चल रहा था, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में सर सीजी कब एसजी को प्रोवाइड करेगा, ये जो क्रेडिट सेटलमेंट हो रहा था सीजी एसजी के बीच में, मैं बार बार बोल रहा था कि इसको लेके आपको चिंता करने का जरूरत नहीं है, सिस्टम है। तो ये सिस्टम को क्या कह रहा है बोलो तो पोर्टल कह रहा है, ठीक है, बेसिकली वेबसाइट। बेसिकली वेबसाइट एक ऐसा वेबसाइट जो बहुत ही एक्टिव के साथ काम करता है। बिफोर जीएसटी से पहले, since the center and state indirect tax administrations worked under different laws, अलग अलग लॉ के अंदर काम करता था, अलग रेगुलेशंस, अलग प्रोसीडियर्स एंड अलग फॉर्मेट में काम करता था, उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग होता था, ठीक है। मतलब जीएसटी आने से पहले, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब जीएसटी नहीं था उससे पहले क्या था, उससे पहले इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम जो है हमारे कंट्री में जो था, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में क्या क्या चीज मेनली सबसम्ड हुआ है, देखो मेन एक एक्साइज, बहुत ही बड़ा, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चरिंग होके बाहर निकलता था होलसेलर के पास जाने के लिए एक्साइज दे के ही जाना पड़ता था। फिर जैसे ही नॉर्मल परचेज बाइंग सेलिंग चालू हो जाता था, फिर एक्साइज के साथ आ गया लोकल सेल में वैट, ठीक है, लोकल में वैट, और जैसे इंटर स्टेट मतलब स्टेट टू स्टेट का खेल हो जाता था, इंटर स्टेट के केस में सीएसटी, ठीक है। तो एक्साइज, वैट, सीएसटी, इसके अलावा और भी क्या था इंपॉर्टेंट में, सर्विस टैक्स, ठीक है, ये तो एक अपने जगह में एक था ही, ठीक है। तो ये इतना सारा टैक्स, ठीक है, और भी था, ऑक्ट्रॉय था, या फिर एंट्री टैक्स, जो भी नाम से आप पुकारो इसको, ये जितना सारा एक्साइज, वैट, सीएसटी, सर्विस टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारा का सारा टैक्स मार्ज हो गया, सारा का सारा टैक्स मार्ज हो गया, और मार्ज होके एक कॉमन पोर्टल में आ गए जीएसटी। तो पहले क्या होता था, ये जो एडजस्टमेंट अभी जो जीएसटी एडजस्ट कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ स्टेट गवर्नमेंट का जो एडजस्टमेंट चल रहा है, पहले भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पहले भी होता था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का खेल पहले भी चलता था, लेकिन डिपार्टमेंट अलग था ना, डिफरेंट डिपार्टमेंट, वैट डिपार्टमेंट स्टेट के अंदर, सीएसटी सेंट्रल के पास, एक्साइज सेंट्रल के पास, सर्विस टैक्स सेंट्रल के पास। सर्विस टैक्स का तो अपना कोई मतलब एक्ट भी नहीं था, सर्विस टैक्स एक्ट नहीं था, रूल था, और वो एक्साइज के घर में पना लेता था। सर्विस टैक्स को एक्साइज अपने घर में जगह दिया था, मतलब एक्साइज डिपार्टमेंट में ही एक अलग डिपार्टमेंट बना के सर्विस टैक्स को हैंडल किया जाता था, इस तरह से सर्विस टैक्स चलता था। लेकिन दोनों का नेचर अलग है ना, नेचर अलग होता है तो उसका सिस्टम भी अलग हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। सर्विस टैक्स एक्साइज के घर में अपना पना ले लिया था। ऑक्ट्रॉय एंट्री टैक्स का तो अलग ही स्टेट का अलग अलग अपना खेल था। तो अलग अलग सिस्टम, अलग अलग पोर्टल कैसे एक दूसरे के साथ एडजस्ट करेगा, अलग अलग पोर्टल तो एडजस्ट कर ही नहीं सकता। मतलब अगर पोर्टल ऐसे ऑनलाइन सिस्टम में सेम पोर्टल, मतलब बेसिकली बात यही चल रहा है, आप ऐसा तो नहीं कर सकते ना, अमेजन में प्रोडक्ट खरीद गए, आप ये तो नहीं बोल सकते ना मुझे फ्लिपकार्ट में उसको एक्सचेंज करना है, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। अमेजन एंड फ्लिपकार्ट एडजस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों अलग पोर्टल है। सिमिलर वे में गवर्नमेंट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, उसका अलग अलग बॉडी था, तो वो सबको एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट करेगा। तो ये सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता था, और जितना सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, सिस्टम कॉम्प्लेक्स मतलब करप्शन और ज्यादा, सिस्टम कॉम्प्लेक्स जितना करप्शन और ज्यादा, यही मुश्किल चल रहा था, जो जीएसटी आके ये सब प्रॉब्लम को काफी दूर किया है, काफी दूर किया, ठीक है। ये तो और भी समय बताएगा कि क्या चल रहा है। ओके, तो ये जीएसटी कॉमन पोर्टल आपको समझ में आया, गारंटी है समझ में आ गया। सिर्फ सेंट्रल ही नहीं है, सेंटर है, स्टेट है, यूटीज भी है, यूनियन टेरिटरीज। जैसे अभी इंडिया में क्या खेल है, इंडिया का करंट यूनियन टेरिटरीज का क्या सिस्टम है, इंडिया में यूनियन टेरिटरीज का भी नया सिस्टम जो आया है, तो बस एक रफ दिखाना चाहता हूँ आपको, ठीक है, जल्दी में कर रहा हूँ, हंसना मत। यहाँ पर एक नया आ गया लद्दाख, यहाँ पर एक नया आ गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर नाम हट गया,
सिर्फ सिंगल नाम आया जम्मू, और यहाँ पर लद्दाख। लद्दाख पहले कुछ नहीं था, लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था, लेकिन लद्दाख एक अलग यूटी हो गया, यूनियन टेरिटरी, जम्मू एक अलग यूनियन टेरिटरी, ठीक है। इसके अलावा अभी इंडिया में टोटल क्या है, 28 स्टेट्स एंड 9 यूटीज। प्रीवियसली क्या था, ये जम्मू एंड लद्दाख से पहले, जम्मू एंड लद्दाख से पहले जम्मू एंड कश्मीर एक स्टेट हुआ करता था, तो इंडिया का हिसाब ये ऐसा हुआ करता था, 29 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, 7 यूनियन टेरिटरी। लेकिन ये अभी नहीं है, नाउ करेंट इंडियन स्ट्रक्चर ऐसा है। तो सिर्फ स्टेट को देखने से नहीं होगा, जहां सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली है पर दिल्ली नहीं है, दिल्ली, ठीक है। ये पूरा इंडिया को कंट्रोल करता है, एकदम ऊपर में रह के सबको देखता है। उसके साथ 28 स्टेट को देखना पड़ता है, नाउ यूनियन टेरिटरीज को देखना पड़ता है, ठीक है। तो सबके साथ एक कॉमन एडजस्टमेंट करके अपने देश में जीएसटी का कलेक्शन करके पूरा देश का इकोनॉमी को ग्रो करना, इट्स नॉट अ इजी टास्क, इट्स नॉट अ मैटर ऑफ जोक, ठीक है। तो बहुत मेहनत है, दिमाग का खेल बहुत है, ठीक है, दिमाग का खेल बहुत है, हर किसी का बस का बात नहीं है। मतलब कुछ मतलब जिसको नॉलेज होगा वही कुछ कर सकता है, अदरवाइज हम लोग यहाँ पर बैठे बैठे ना सिर्फ बोल सकते हैं सरकार ने क्या करता है। अरे बाबा ठीक है, और हम लोग भी किसको चुनते हैं देखो ना, जिसको हम लोग वोट देके चुनते हैं और जो जाते हैं वहां पर हमारे लिए अपना मांग करने, उसका भी हालत देखो। और एडुकेटेड लोग तो डरते हैं हमारे आपके जैसे। ओके, बिसाइड जीएसटी बीइंग अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, मैंने पहले ही बोला कि जीएसटी कैसा है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। The interstate trade of goods and service, that is IGST, needed robust settlement mechanism among the state and center, जो मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। A common portal was needed which could act as a clearing house and verify the claims and inform the respective government to transfer the fund. This was possible only with the help of strong IT infrastructure, ठीक है। बहुत ही strong IT infrastructure रहने से तभी जाके ये सेटलमेंट पॉसिबल है, नहीं तो स्टेट और सेंट्रल का जो झगड़ा चल रहा था ये और भी बढ़ जाता। रिजल्टेंटली इसके कारण क्या हुआ, एक कॉमन जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल बनाया गया, जिसका ये है साइट। आप लोग जब आगे जाके अपना प्रैक्टिस चालू करोगे ना जीएसटी के ऊपर, अगर आप लोग सीएसीएस बनने के बाद, ठीक है, या फिर बिफोर दैट भी आप लोग स्टार्ट करोगे, तो आपको ये वाला साइट बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, www.gst.government.in, ठीक है। यही है वेबसाइट मैनेज्ड बाय गुड्स एंड सर्विस नेटवर्क जीएसटीएन, ए कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। सेक्शन 8 मतलब जानते हो ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रे बाबा। सेक्शन 8 कंपनी मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एज पर कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 8 कंपनीज मतलब जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में है। पहले का कंपनीज एक्ट में सेक्शन 25 हुआ करता था, लेकिन 2013 एक्ट के हिसाब से ये सेक्शन 8 मतलब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। is set by the government to establish uniform interface for the taxpayer and common and shared IT infrastructure between the center and the states। तो ये कुछ कॉमन सेंस था, आपको याद रखना चाहिए, मैं बता दिया, ठीक है। ओके, जीएसटी कॉमन पोर्टल आप एक बार इस पे देख लेना, जैसे यहाँ पर पहले भी बोल के रखा है, देखो द जीएसटी पोर्टल इज एक्सेसिबल ओवर इंटरनेट बाय टैक्स पेयर्स। आप भी चेक कर सकते हो जो जिसको टैक्स पे करना है, क्या टैक्स है बाबा, जीएसटी, ठीक है। एंड देयर सीएस, जिसके मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स एडवोकेट्स एटसेट्रा, ठीक है। टैक्स एडवोकेट्स में सीएस आ जाता है, ठीक है। टैक्स एडवोकेट में नॉर्मल आपका सीए में आ जाते हैं, ठीक है। inherent by tax officials etc. The portal one single common portal of all GST related service, ठीक है। एक वन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट। A common GST system provide linkage to all state and union territories, commercial tax department, central tax authorities, taxpayers, banks and other stakeholders. The ecosystem consists of all stakeholders starting from taxpayers to tax professionals to tax officials to GST portal to banks to accounting authorities. सारा का सारा, इवन बैंक के साथ भी कनेक्टेड है, बैंक के साथ भी कनेक्टेड है, मतलब किसी भी जगह से छोड़ा नहीं गया, इतना ज्यादा कनेक्शन किया गया है, ठीक है, ताकि करप्शन कम हो सके, है ना। जितना ज्यादा मतलब डेटा सबके साथ शेयर हो जाएगा, करप्शन नहीं होगा, और जितना डेटा छुप जाएगा करप्शन बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ही एक उम्दा स्टेप था सरकार का, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो भी सरकार लाने का कोशिश किया था, पहला आवाज उठाया था बीजेपी ने, फिर स्टार्ट करने का कोशिश किया कांग्रेस ने, ठीक है, चिदम्बरम साहब ने, फिर अल्टीमेटली इफेक्टिव हुआ बीजेपी के टाइम पे, अल्टीमेटली इफेक्टिव हुआ बीजेपी के टाइम पे। जब देखना, मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा कि जब कुछ बड़ा कुछ हुआ है ना, मतलब अल्टीमेटली वो देश के लिए अच्छा हो बुरा हो, ठीक है,
वो सब बीजेपी के टाइम पे होता है। कांग्रेस के टाइम पे देश में कुछ होता ही नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है, मतलब कभी भी मैं कुछ बड़ा स्टेप्स दिखता ही नहीं हूँ। लेकिन इसके टाइम पे अच्छा मतलब बुरा भला सब होता है, जो भी हो। पॉलिटिक्स तो करना नहीं है सर, छोड़ो। फंक्शंस ऑफ द जीएसटीएन इंक्लूड फैसिलिटेटिंग रजिस्ट्रेशंस, फॉरवर्डिंग। जीएसटीएन क्या करता है, किसी को जीएसटी रजिस्टर करना है, फॉरवर्डिंग द रिटर्न्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट, ये जो रिटर्न का जो मैं अभी बात कर रहा था, ठीक है, वो सभी सारा का सारा रिटर्न, टैक्स पेयर रिटर्न, सभी सारा का सारा चीज जीएसटीएन करता है। ओके, ये देखो यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा चीज किया है, ये वाला देखना, वेरी इंटरेस्टिंग। However, it's important to note that the common GST electronic portal for furnishing electronic waybill is www.ewaybillgst.government.in, managed by the National Informatics Centers, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India. E-waybill is an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of goods. Evidencing movement of goods. ये फोटो आपको एक चीज बता रहा है कि जैसे कोई गाड़ी ट्रांसपोर्ट करता है ना इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जैसे ट्रक का मूवमेंट होता है, उसको ना रास्ते में चलने के लिए ई वे चालान चाहिए होता है, इवन नेशनल लेवल पे भी, ठीक है, प्रॉपर जीएसटी बिल के साथ होना चाहिए, तो उसके लिए ना ई वे बिल होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, वे मतलब रास्ता, रास्ते में चलने के लिए चालान, ठीक है। तो ये पहले बहुत झंझट वाला था, अभी ये जीएसटी के साथ इसको पंच करके एक ही मतलब तीर पे पूरा का पूरा तीर मार चुका, और ई वे बिल के लिए जो अलग मेहनत होता था उसको कम कर दिया। इसके कारण क्या हुआ, ये जो रोड में गाड़ी एकदम स्मूथली रन कर सकता है, इसका एक बहुत बड़ा झंझट चला गया, और ट्रैफिक सिस्टम इन बिजनेस बहुत इंप्रूव हो गया, बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गया। तो ये इसका काम बहुत होता है रे बाबा, जो लोग आप लोग जब रियल लाइफ में प्रैक्टिस चालू करोगे ना, इसका बहुत काम है, चार्टर्ड फार्म में, कॉस्ट फार्म में, ठीक है, ये ट्रांसपोर्टिंग का काम बहुत होता है ई वे बिल का। ओके, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चंस है रे बाबा, ध्यान रखना। GSP, ASP, what is GSP and what is ASP? GSTN has selected certain IT and ITEs and financial technology companies to be called GST सुविधा प्रोवाइडर। हिंदी में बोलता है, हिंदी में ही आपको याद रखना है, आप सुविधा को ना फैसिलिटीज नहीं बोल सकते, ठीक है, जो नाम है नाम वही है, नाउन है ना, यू कांट चेंज नाउन, ठीक है। तो सुविधा मतलब सुविधा, ठीक है, कुछ देसी बात है, फिर से वही बात, ये सब इसलिए होता है क्योंकि सरकार बीजेपी का है, ये बीजेपी सरकार थोड़ा देसी बात यूज करता है, ठीक है। तो जीएसटी सुविधा प्रोवाइडर्स, जीएसपी डेवलप एप्लीकेशंस टू बी यूज्ड फॉर द टैक्स पेयर्स फॉर इंटरेक्टिंग विद द जीएसटीएन, ठीक है, ये जीएसपी और एएसपी भी बोल सकते हो। दे फैसिलिटेट द टैक्स पेयर्स इन uploading invoice as well as filing of returns and act as a single stop shop for GST related service. ASP मतलब सिंपल है, जब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा ना तो उसको एएसपी कहते हैं, हु एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टैक्स पेयर्स एंड जीएसपी। टैक्स पेयर्स और जीएसपी के बीच में जो लिंक काम करता है उसका नाम है एएसपी, दैट इज एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स, ठीक है। तो ये जीएसपी एएसपी याद रखना क्या है, इंपॉर्टेंट है। ओके, कॉम्पेंसेशन सेस, ध्यान देना, व्हाट इज कॉम्पेंसेशन सेस? कॉम्पेंसेशन सेस क्या होता है? A GST compensation cess at a specified rate has been imposed under the Goods and Service Tax Compensation to States Cess Act 2017 में आया on the specified luxury items or demerit goods like पान मसाला, टोबैको, एरिएटेड वाटर्स, ठीक है, मतलब ये बैटरी वगैरह में लगता है रे बाबा, ठीक है, बैटरी चलाने के लिए जो पानी लगता है ना, मोटर कार्स एटसेट्रा, computed on the value of taxable supply. Compensation cess is leviable on intrastate supplies and interstate supplies with a view to provide for compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST. मतलब कहने का मतलब यही है कि जीएसटी आने के बाद, मैं आपको बोल रहा था ना कि सेंट्रल के साथ स्टेट का टॉम एंड जेरी चल रहा था, ये जीएसटी को लाने के पीछे प्रॉब्लम यही कर रहा था कि इंडिया में दो हाउस है ना, कोई भी एक्ट को पास करने के लिए इंडिया में दो हाउस होते हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस का मतलब होता है राज्यसभा एंड लोअर हाउस का मतलब है लोकसभा। तो ये जीएसटी जो है ना वो राज्यसभा में पास हो चुका था, लेकिन लोकसभा में पास नहीं हो रहा था, तो बिल बन के ही रह गया था। मुश्किल क्या हो रहा था? बेसिकली स्टेट के कारण। स्टेट बोल रहा था कि उसका रेवेन्यू लॉस है, स्टेट बोल रहा था कि दे विल मेक रेवेन्यू लॉस एंड दे कांट एक्सपीरियंस दैट, दे डोंट वांट टू एक्सपीरियंस रेवेन्यू लॉस बिकॉज स्टेट को बहुत चिंता है रेवेन्यू का, ठीक है, वो बात में सेंट्रल के पास हाथ नहीं फैलाना चाहता, ठीक है। तो इसीलिए सेंट्रल ने क्या किया,
जो गुड्स लाइक पान मसाला, कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ गुड्स, जैसे कि यहाँ पर लिस्ट दिया है, वो गुड्स आपको याद रखना चाहिए, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट फॉर यू, वो गुड्स आपको याद रखना चाहिए, जैसे कि पान मसाला, टोबैको, ठीक है, ये सब एरिएटेड वाटर्स, मोटर कार्स, लग्जरी आइटम्स, डीमेरिट गुड्स में जो सब है, ये सब गुड्स में जो टैक्स के कारण जो होता है, ये टैक्स का जो कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट कर लेता था, उसमें कुछ कंपेंसेशन सेस सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो जो ये जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के साथ आया है मार्केट में, जिसको कंपेंसेशन सेस कहते हैं, ठीक है, compensation is leviable on the intrastate supplies and interstate supplies of, with a view to provide for compensation to the state for the loss of revenue arising on account of implementation of the GST. I think ये clear है, ये सब important है सर, याद रखना प्लीज, I am not joking, mamma mia, I am joking रे, okay. GST a tax on goods and service, अच्छा, टैक्स ऑन गुड्स एंड सर्विस, ये तो जीएसटी होता है। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे क्या बताया, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये सब जीएसटी के बाहर है। चलो एक लिस्ट है, उसी को दिखा देते हैं कि कौन सा चीज जीएसटी के अंदर है और कौन जीएसटी के बाहर। सबसे पहले तो आप ये वाला लाइन देख लो कि पहले क्या था जिसको जीएसटी में नहीं ला जाता था, बाद में वो जीएसटी के साथ सब मार्ज हो चुका है। टैक्सेस सबसम्ड इन जीएसटी। पहले देखो सेंट्रल टैक्सेस में क्या होता था, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, अलग अलग, ये भी एडिशनल होता था, ये भी अलग है। सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। सीवीडी, काउंटर वेलिंग, सीवीडी का मतलब होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी, ठीक है, ये एक्साइज का ही पार्ट है। काउंटर वेलिंग ड्यूटी तब लगता था जब किसी का मतलब ये एक्सपोर्ट के टाइम पे लगता था, अगर कोई गुड्स बाहर से आता था ना तो उस गुड्स पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा जाता था ताकि वो इंडियन मार्केट में कंपटीशन करने में उसको टाइम लगे, ताकि इंडियन बिजनेस को दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखो डायरेक्टली किसी कंट्री का गुड्स आप बैन नहीं कर सकते, जैसे रिसेंटली चाइना का गुड्स को अगर आप बैन करोगे ना तो एक तरह का वार सिचुएशन हो जाएगा, तो यू कांट बैन डायरेक्टली, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। ऐप का कारण अलग है, ठीक है, एप्लीकेशन में 59 एप्लीकेशन बैन हुआ है ना, 59 एप्लीकेशन बैन हुआ है, जिसमें टिकटॉक वालों का तो दिल टूट गया, ठीक है, टिकटॉक वालों का दिल टूट गया, लेकिन एप्लीकेशन का कारण ये है कि वो नेशनल थ्रेट का कारण है, डेटा थेफ्ट हो रहा था, ठीक है, इसीलिए मोबाइल ऐप का चीज अलग। लेकिन कोई गुड्स को अब अचानक से ना बहुत ज्यादा वार सिचुएशन नहीं होना तो आप बंद नहीं कर सकते, इसका मतलब खुला चुनौती दे रहे हो। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी इसको एग्री नहीं करता। आप इनडायरेक्टली करो, इनडायरेक्टली बताओ कि भाई हम तुम्हारा गुड्स लेना नहीं चाहते, गुड्स का दाम बढ़ा दो ड्यूटी बढ़ा के, ऐसा होता था। सीबीडी, स्पेशल सीबीडी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे क्रिएट द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। अलग अलग सेंट्रल टैक्सेस होता था। स्टेट सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। एंटरटेनमेंट टैक्स एक्सेप्ट दोज लिवाइड बाय लोकल बॉडीज, ठीक है, लोकल बॉडी जो लगता था वो वाला नहीं, उसके अलावा और भी एंटरटेनमेंट टैक्स अलग से लग जाता था। टैक्स ऑन लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग, एंट्री टैक्स एंड परचेज टैक्स, वैट और सेल टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टाइजमेंट, ये सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट का अर्निंग होता था। ये टैक्स सबसम्ड होके एक टैक्स में आ गया। इतना सारा टैक्स मतलब झमेला ही झमेला रे बाबा, लोग खाएगा क्या, बिजनेस करके इनकम क्या होगा पता नहीं। जीएसटी का और अलग अलग टैक्स का झमेला से जाते जाते दिमाग खराब। उससे अच्छा है जीएसटी रेट हाई हो लो हो, रेट हाई हो लो हो, लेकिन एटलीस्ट एक डिपार्टमेंट है, अलग अलग डिपार्टमेंट मतलब एक्सपेंस भी तो कितना, और एक्सपेंस के साथ साथ एक होता है ना इंटरैक्शन करवाना मुश्किल हो जाता था। एक टैक्स के साथ पूरा का पूरा इंटरैक्शंस भी कंप्लीटेड और मैटर भी सिंप्लीफाइड हो गया। तो बेसिकली सिंप्लीफिकेशंस पे ज्यादा ध्यान दिया गया। तो टैक्स इज सबसम्ड इन जीएसटी, आपको क्लियर है, और दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये मैं और आपको क्या बताऊं, मैंने ऑलरेडी बता दिया, अब एक बार रीड कर लेना कि जीएसटी से पहले इंडिया में क्या सिचुएशन था। 2017 पुराना, बहुत ज्यादा पुराना बात नहीं है, एकदम रिसेंट है। जीएसटी में सिंगल टैक्स है, ठीक है। जीएसटी कितना तरह का है, आई ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, ये देखो अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी। अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशंस,
अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन जीएसटी के बाहर है, इसका पावर टू टैक्स रिमेन्स विद द स्टेट। ये रिसेंट में आप लोग देखे हैं, ये लॉकडाउन में, ठीक है, रिसेंट ट्रेंड में किस तरह से दिल्ली में और वेस्ट बंगाल में और भी स्टेट, दिल्ली में देखा गया कि दिल्ली गवर्नमेंट 70% एक्स्ट्रा टैक्स लगाया था। 70%, मतलब अगर एक लीटर का बॉटल का दाम अगर 1000 है तो उसमें और 700, ठीक है, 700 मतलब 1000 का चीज 1700 में बेचा और 700 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी दिल्ली गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल में 65% टैक्स लगाया गया था। वेस्ट बंगाल में 65% टैक्स लगा के अपना रेवेन्यू इंक्रीमेंट किया था। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे जो टैक्स का देने का सिचुएशन है वो आउटसाइड ऑफ जीएसटी है। ओके, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ध्यान रखना 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। क्या क्या सर? क्रूड ऑयल, मतलब एकदम कच्चा जो तेल मट्टी से निकाला जाता है ना वो, ठीक है, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ। एटीएफ मतलब एविएशन टरबाइन फ्यूल। ये किस पे लगता है सर? प्लेन पे लगता है रे बाबा, एरोप्लेन पे, एरोप्लेन पे लगता है एविएशन टरबाइन फ्यूल, ठीक है। जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट फ्रॉम व्हिच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, मतलब दे वांट कि इसका जीएसटी जो है ये गवर्नमेंट जीएसटी के अंदर लाना चाहता है, ठीक है। गवर्नमेंट वांट्स टू सबसम these things in under the GST, बट एक प्रॉब्लम है क्योंकि इसका रेट थोड़ा हाई है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट से गवर्नमेंट को अच्छा खासा, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट दोनों को, सेंट्रल स्टेट दोनों को रेवेन्यू मिलता है। इसलिए गवर्नमेंट अभी कुछ डायरेक्ट मतलब रेट डिसाइड नहीं कर पा रहा है, इसलिए अभी भी ये रेडी नहीं हुआ। बट हाँ, फ्यूचर में ये सबको जीएसटी के अंदर लाने का बहुत बड़ा जीएसटी काउंसिल का योजना है, मतलब दे हैव अ प्लान, बट करेंटली आउट ऑफ जीएसटी। इसीलिए क्वेश्चन क्या है, विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी, ठीक है। अल्कोहल एंड ह्यूमन कंजम्पशन पे ऐसा कोई प्लान अभी तक नहीं बना गया। ओके, और क्या? एंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडीज। लोकल बॉडी के पास अभी भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का रखा है, मतलब लोकल म्यूनिसिपैलिटी स्टेट के अंदर, ठीक है, लोकल बॉडीज मतलब स्टेट के अंदर जो एंटरटेनमेंट का टैक्स से कलेक्शन होता था उसको अभी भी रखा गया है। टोबैको प्रोडक्ट में, टोबैको प्रोडक्ट विद इन द पर्व्यू ऑफ जीएसटी, पावर टू लीवी एक्साइज ड्यूटीज आल्सो रिटेन्ड, ठीक है। टोबैको प्रोडक्ट में, टोबैको प्रोडक्ट जो है ये जीएसटी के अंदर है, ठीक है, ये जीएसटी में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन इसमें अलग से एक्साइज ड्यूटी भी लगाया जाता है, ठीक है। इसमें एक्साइज ड्यूटी अभी भी रिटेन रखा है, मतलब अभी तक एक्साइज का काम चल रहा है इसमें, मतलब स्टील एक्साइज ड्यूटी इज देयर। क्यों? नशा का चीज है रे बाबा, सरकार को थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है। हर एक केस में चाहे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट को कहीं भी लगता है कि मेरा रेवेन्यू लॉस है तो गवर्नमेंट उसके लिए अलग से डिपार्टमेंट ओपन करके रखता है, ठीक है। तो इसलिए टोबैको में एक्साइज ड्यूटी लगाने के लिए डिपार्टमेंट को ऑन करके रखा, लेकिन ये जीएसटी परव्यू में है। टोबैको प्रोडक्ट मतलब आप समझ गए ना, सिगरेट, बीड़ी, हाँ ये सब। अरे आप लोग सब सुन रहे हो, समझ में आ रहा है? हाँ या सो सर। गए? हेलो? हाँ सर। ओके, मैं सोचा आप लोग सो गए। ओके, मत सोना प्लीज, सुन लो। इकोनॉमी को क्या बेनिफिट देता है ये मैं ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका, ठीक है। फिर भी एक बार पॉइंट वाइज देख लो। क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड नेशनल मार्केट, ठीक है, एक यूनिफाइड मार्केट बन जाएगा। जीएसटी एम्स टू मेक इंडिया ए कॉमन मार्केट विद ए कॉमन टैक्स रेट्स, ठीक है, क्योंकि कोई भी कंट्री में अगर अलग अलग टैक्स रेट होता है ना, तो बाहर का कंपनी जाके ना यहाँ पर बिजनेस करना नहीं चाहेगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू फेस लॉट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, दे जस्ट वांट टू फेस वन कंट्रोल। और जीएसटी आने के बाद बिजनेस करने में सुविधा है, तो वो लोग एक ही एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल के साथ चलेगा। लेकिन अगर पहले जैसा सिचुएशन है, वो लोग अगर एक इंडिया के अंदर बिजनेस करना चाहता था तो उसको अलग अलग डिपार्टमेंट फेस करना पड़ता था, तो उसमें क्या होता था, यूनिफाइड नहीं होता था। तो बेसिकली दे जस्ट वांट टू, मतलब गवर्नमेंट जस्ट वांट टू यूनिफाइड द नेशनल मार्केट एंड सो दैट बिजनेस सिचुएशंस विल बी स्मूथ इन द नेशनल लेवल, ठीक है। बूस्ट टू मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है, ये जो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करने का बात चलता है कि इंडिया में हम लोग अपना बनाएंगे, चाइना प्रोडक्ट बैन करेंगे, जल्दी करो ना भाई, जल्दी करो, चाइना प्रोडक्ट बैन करो और इंडिया में मेक इन इंडिया करो। ये सरकार अकेला नहीं कर पाएगा, ठीक है, पब्लिक को आना पड़ेगा, पब्लिक को आना पड़ेगा, सिर्फ जॉब का मेंटेलिटी से नहीं हो सकता। जो भी हो सिचुएशन, जो भी हो, ये जीएसटी के कारण मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट में बूस्ट अप मिलेगा।
क्योंकि पहले बिजनेस करने के लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब सिर्फ आपके पास अगर जीएसटी लाइसेंस है ना, इफ यू हैव जीएसटी लाइसेंस देन यू कैन इजीली मेक बिजनेस इन इंडिया, ठीक है। तो जीएसटी लाइसेंस बहुत इजीली आपको मतलब आजकल मिल जाता है, ठीक है। जीएसटी लाइसेंस मिलना बहुत बड़ा बात नहीं है, तो ये हो जाता है। तो ये बिजनेस करने के लिए काफी अच्छा इनिशिएटिव है। पहले क्या होता था, हर एक जगह में आपको अलग अलग लाइसेंस लेते लेते आप पागल हो जाते थे, ठीक है। उसको बोलता था रेड, मतलब रेड जोन बोला जाता था, मतलब बिजनेस का रेड सिचुएशंस, मतलब हर जगह में प्रॉब्लम। इन्वेस्टमेंट में ग्रोथ होगा, ठीक है, एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। इसमें मुझे सवाल है, आई डोंट नो हाउ एम्प्लॉयमेंट विल जनरेट, ठीक है, बिकॉज अभी तक इंडिया में ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, चाहे गवर्नमेंट कोई भी चलाए, चाहे देयर इज ए गवर्नमेंट ऑफ बीजेपी और देयर इज ए गवर्नमेंट ऑफ यूपीए और कांग्रेस, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलवेज इन इंडिया, वेयर इज एम्प्लॉयमेंट, आई डोंट नो वेयर इज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज जानते हो एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं है? दिस इज नॉट जस्ट, गवर्नमेंट इज नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट हियर, ठीक है। इंडिया का कल्चर में प्रॉब्लम है, बिकॉज वी क्रिएट ओनली जॉब कल्चर। सबको जॉब करना है सैलरी बेस में, नो वन वांट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन वांट्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना है ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी में काम करने में सबको प्रॉब्लम है, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बिजनेस कहाँ होगा फिर? और बिजनेस नहीं होगा तो आप ही बताओ ना, जॉब कैसे क्रिएट होगा? ना तो रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट लेना चाहता है, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ऑलरेडी फेल्ड। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो चल ही नहीं पाता, क्यों? ये जॉब वाले लोगों के लिए, इनको बस अपना क्या चाहिए, दे जस्ट वांट देयर सीट, उनको अपना चेयर चाहिए। चेयर मिल गया, कंपनी का मैनेजर है, बहुत अच्छा, सेल का मैनेजर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओएनजीसी का मैनेजर, बहुत अच्छा, स्टेट बैंक का मैनेजर, बहुत अच्छा, लेकिन वेयर इज द ग्रोथ ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन? ये किस पे डिपेंड करता है? ये भी तो इसी पे डिपेंड करता है, लेकिन ये कहाँ बिजनेस जैसा सोचता है। इसको तो मंथली इसको मिल जाता है ना 1 लाख सैलरी का पड़ा है इसको, बिजनेस का जाए भाड़ में। तो जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको चलाने वाले का हालत अगर ऐसा है, तो न्यू बिजनेस कहाँ से आएगा? ठीक है, पेन एंड पेपर में बहुत कुछ बोला जा सकता है, रियलिटी कुछ और ही है, रियलिटी कुछ और ही है। मैं हकीकत बताता हूँ सर, आप बुरा लगे आपको या ठीक लगे वो आपका ऊपर, लेकिन मैं जो समझता हूँ मैं वही आपको बताता हूँ। आप अपने दिल को पूछना, लॉजिक के साथ लेना, ठीक है, दिल में पूछना और लॉजिक के साथ लेना, आपको आंसर मिल जाएगा। लॉजिक ब्रेन करता है और दिल समझता है, दिल और दिमाग दोनों एक साथ काम करता है ना, तो हर चीज हिट करता है। सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वेरी गुड थिंग, ये हुआ है, जानते हो ना, ये हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे इंडिया का रैंकिंग 66 में आ गया, ये रियल डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये रियल है, ये सच में हुआ है। और ये गवर्नमेंट का डेटा नहीं दूंगा मैं आपको, वर्ल्ड बैंक का डेटा दूंगा। मतलब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो झूठ नहीं बोलेगा ना, क्योंकि उसको इंडिया के प्रति कोई एक्स्ट्रा प्यार थोड़ी ना होता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कभी इंडिया के प्रति थोड़ी एक्स्ट्रा प्यार दिखाएगा, नहीं रे बाबा, इंडिया ऐसा भी कोई बहुत पैसा वाला कंट्री नहीं है। ईज ऑफ डूइंग रैंकिंग में इंडिया अच्छा किया है। इसमें सच में अच्छा हुआ है, और उसके कारण जीएसटी एक बहुत बड़ा रीजन है। स्पेशली जब मोदी जी आया था ना, उस टाइम पे हुआ है। देखो इंडिया 100 प्लेस में था 190 कंट्रीज में इन द वर्ल्ड बैंक 2000, वर्ल्ड बैंक का डेटा देख रहे हो ना, हाँ वर्ल्ड बैंक का 2000, वर्ल्ड बैंक 2017 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स फ्रॉम 130th इन 2016 टू 190 100 इन 2017, मतलब सिर्फ 2016 से 2017 में पहुंचा, 130 से 103 में आ गया, 100 में आ गया। सो वेरी गुड थिंग ना, रैंकिंग में 100 मतलब अच्छा, आउट ऑफ 190 कंट्रीज में। तो ये इंडिया का एक बहुत अच्छा रीजन है, ठीक है। करेंटली अगर इंडिया में देखो रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स बिजनेस पे अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अगर स्टेट वाइज देखो
उसका भी डेटा आपके सामने है। देखो रैंकिंग ऑफ इंडियन स्टेट्स, मतलब इंडिया के अंदर कौन सा स्टेट बिजनेस में अच्छा कर रहा है। आंध्र प्रदेश सबसे नंबर 1 में है, तेलंगाना, हरियाणा, झारखंड के देखो, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, राजस्थान, वेस्ट बंगाल कितना नंबर में है रे बाबा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर पोजीशंस पे। वेरी गुड, ठीक है। ये सब अचीवर्स है, टॉप अचीवर्स। वेस्ट बंगाल जस्ट अचीवर्स, एवरेज है, ठीक है। वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, यूपी, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु भी अचीवर्स में ही है। एक्चुअली तमिलनाडु ऑलरेडी बिल्डअप कर चुका है काफी। तो इस तरह का आप रैंकिंग देख सकते हो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का, ठीक है। ये मैंने आपको डेटा दिया, आप विकिपीडिया ओपन करके भी देख सकते हो अलग से। लेकिन करेंटली इंडिया का रैंकिंग उससे बेहतर है, अभी 100 या 100 से भी बेहतर सिचुएशंस में इंडिया चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इंडिया करेंटली 66 पोजीशंस पे है लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, ठीक है। वो आप लोग देख लेना थोड़ा सा रिसर्च करके, 66 या 70 के आसपास, 77 ऐसा कुछ जरूर होगा। रिसेंट चेंजेस आया है कुछ, ओके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज अ वेरी गुड थिंग। सर्टेनिटी इन टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब टैक्स सिस्टम में एक सर्टेनिटी आ गया। पहले अनसर्टेन सिस्टम पे चलता था, अब एक सर्टेनिटी आ गया। ईज ऑफ टैक्स कंप्लायंस, कंप्लायंस समझते हो ना, सीएस वाले का सबसे इंपॉर्टेंट काम है कंप्लायंस करना, मतलब डेटा को प्रॉपरली सेटिंग करके उसको सबमिट करना, ठीक है, जमा करना। कंप्लायंस मतलब लीगल मैटर जो है ना, वो जितना इजीली लीगल मैटर को आप लोग गवर्न कर सकते हो, दिस इज कॉल्ड कंप्लायंस। तो टैक्स कंप्लायंस बहुत ही आसान हो गया compared to previous system. Automated procedures with greater use of IT, information technology का यूज होने के बाद प्रोसीड्यूर में अच्छा चेंजेस आया, ओके। ट्रेड इंडस्ट्री में एडवांटेज आप लोग समझ जाओगे ये सब, नो प्रॉब्लम, जस्ट गो थ्रू वंस, मुझे नहीं लगता दिक्कत होगा। ये थोड़ा देख लो प्लीज, यहाँ पर कुछ खास पॉइंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, थोड़ा लॉ, थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बताएंगे अभी। कॉन्स्टिट्यूशन से इंपॉर्टेंट पार्ट है। आवाज आ रहा है आप लोगों को? हेलो, हाँ सर। सुन पा रहे हो ना? हाँ। ओके। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एक बार देखो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है ना, ये एक बार कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक आइडिया आपको मिल जाएगा। यही आज के डेट का इंडिया चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर कोई नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं। अगर इंडिया में रहना है, अगर इंडिया में बिजनेस करना है, इंडिया में खाना है, इंडिया में पीना है, तो दिस इज एवरीथिंग। एंड मेरे हिसाब से, नॉट ओनली मेरे हिसाब से, दुनिया के सबके हिसाब से, हर देश का कॉन्स्टिट्यूशन आज के डेट में मॉडर्न वर्ल्ड को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है और सबको इसका मान्यता करना चाहिए। इंडिया हैज ए 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर। इंडिया को चलाने के लिए ना जो स्ट्रक्चर चलता है, ये फेडरल स्ट्रक्चर कहते हैं। फेडरल स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है एंड लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट इन द सेंस लोकल्स, जो स्टेट बोर्ड, सॉरी स्टेट बोल रहा हूँ मैं, म्यूनिसिपैलिटीज, पंचायत, इस तरह का जो गवर्नमेंट्स है उसको लोकल्स में, और स्टेट के अंदर इसको लोकल बनाया गया। तो 3 सिस्टम इंडिया में चलता है, एक यूनियन, एक स्टेट, एक लोकल। तो इसको कहते हैं 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर। और इंपॉर्टेंट है ये सब पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ लेवी टैक्सेस, ये टैक्स लेवी करने का पावर किसके हाथ में होता है? कौन टैक्स लेवी करता है और क्यों करता है, ठीक है। टैक्स लेवी करने का पावर है डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 टियर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स, सबके पास है, इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सब कोई टैक्स लेवी कर सकता है, मतलब टैक्स लगा सकते हैं, चाहे स्टेट भी लगा सकते हैं, लोकल्स भी लगा सकते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा लोकल्स में अभी भी एक टैक्स लगा के रखा है, एंटरटेनमेंट टैक्स, है ना, अभी मैं बात कर रहा था। स्टेट के हाथ भी कुछ पावर है, लाइक ह्यूमन कंजम्पशन लीकर में, ठीक है, पेट्रोल डीजल में, ठीक है, पेट्रोल डीजल में, ऑयल्स में, है ना, इसमें अभी भी स्टेट के पास पावर है। और इसके पास तो पावर है ही, यूनियन गवर्नमेंट के पास तो पावर ऑब्वियसली है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इंडिया का सुप्रीम लॉ वही है। किसी भी किताब का कोई भी स्क्रिप्चर्स, कोई भी रीजनल स्क्रिप्चर्स या फिर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, वो सुप्रीम नहीं है रे बाबा।
ठीक है, कोई भी जाति का वो हो, सबको रेस्पेक्ट करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट कंसिस्ट ऑफ प्रीमेबल 25 पार्ट्स कंटेनिंग 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। इसमें 448 आर्टिकल है एंड 12 शेड्यूल्स है, और 25 पार्ट में इसको बांटा गया है, 25 पार्ट्स में, ठीक है। पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्स वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इमर्ज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये डायरेक्ट टैक्स हो या इनडायरेक्ट टैक्स, इसका पावर कॉन्स्टिट्यूशन लाता है। इन केस एनी टैक्स लॉ बी इट इन द एक्ट, रूल, नोटिफिकेशन और ऑर्डर इज नॉट इन कॉन्फॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज कॉल्ड अल्ट्रा विरस। मतलब अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के या कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, मतलब अगर किसी के ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, ठीक है, इन केस एनी टैक्स लॉ बी इट इन द एक्ट ऑफ रूल, मतलब बोला जा रहा है कि पावर टू लेवी एंड कलेक्ट टैक्सेस, अगर इनडायरेक्ट हो डायरेक्ट हो, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस में नहीं है तो वो अल्ट्रा विरस है। अल्ट्रा विरस मतलब वो लॉ एप्लीकेबल होगा ही नहीं। द कॉन्स्टिट्यूशन इज इलीगल एंड वॉइड, यही मतलब होता है अल्ट्रा विरस का। तब कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में उस पर्टिकुलर मैटर को इलीगल एंड वॉइड माना जाएगा एज पर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो जो भी कर रहा है लॉ का टैक्स कलेक्ट करने के लिए, वो सब इलीगल एंड वॉइड माना जाएगा। Thus, a study of the basic provisions of the Constitution is essential for understanding the genesis of the various taxes being imposed in India. ठीक है, ये जो लोग CS में पढ़ते हो, CS में एक जूरिस्प्रूडेंस बोल के एक पेपर है, ठीक है, ये जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये सब चीज दिया हुआ है, ठीक है, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर भी ये सब चीज दिया हुआ है। जो लोग जूरिस्प्रूडेंस पढ़ते हो CS में, उसको यहाँ पर भी एक बेसिक पूरा आइडिया मिल जा रहा है, और मुझे लगता है कि उसको वो सब्जेक्ट पढ़ने में सुविधा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एकदम यही वाला सब चीज जूरिस्प्रूडेंस में बेसिकली जनरल लॉ के हिसाब से दिया हुआ है। और हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा इसको कंपेयर कर रहे हैं टैक्स के साथ, थोड़ा कंपेयर कर रहे हैं टैक्स के साथ, मतलब टैक्स के बारे में क्या बोला है। ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 265, आर्टिकल 265 ये क्या बोलता है? आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं प्रोहिबिट्स आर्बिट्ररी कलेक्शन ऑफ टैक्स। आर्बिट्ररी मतलब कोई भी अपने मनगढ़ंत टैक्स किसी से कलेक्ट नहीं कर सकता। इट स्टेट्स दैट नो टैक्स शैल बी लिवाइड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। अगर लॉ नहीं बोलता है तो कोई भी किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। जब तक वो टैक्स कलेक्ट करने के लिए लॉ उसको परमिशन नहीं देता है, वो किसी से भी कोई भी तरह का टैक्स कलेक्शन नहीं कर सकता। द टर्म अथॉरिटी ऑफ लॉ मीन्स the tax proposed to be levied must be within the legislative competence of the legislature imposing the tax. legislature मतलब law, ठीक है। ये आर्टिकल 265 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में बोला हुआ है और उसी के हिसाब से ही होता है। आर्टिकल 245 पार्ट 11 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। यूनियन के साथ स्टेट का रिलेशन आर्टिकल 245 में बोला है। द पावर फॉर एनेक्टिंग द लॉज इज कन्फर्ड ऑन द पार्लियामेंट एंड ऑन द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट बाय आर्टिकल 245। यूनियन के साथ स्टेट का क्या रिलेशन बन के रहेगा, ये पूरा का पूरा 245 में डिटेल्स में बोला है। डिटेल्स कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ सकते हो। अच्छा वेट अ मिनट, हाँ पर यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग टैक्स के साथ कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बेसिक आइडियाज, रफ आइडियाज ले रहे हैं, ठीक है, रफ आइडियाज ले रहे हैं जो इंस्टीट्यूट भी बताता है, तीनों इंस्टीट्यूट बताता है, तो आप लोग जान लो। आर्टिकल 246, अच्छा 245 में डिटेल्स में क्या बोला एक बार देखो। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी। 245 ये बताता है कि पार्लियामेंट मतलब ऑब्वियसली इंडिया का जानते हो आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, पार्लियामेंट में मेक लॉज फॉर द होल और एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। या तो वो पूरा देश के लिए लॉ बना सकता है या फिर किसी पर्टिकुलर टेरिटरी ऑफ इंडिया के लिए। जैसे कि अगर इंडिया एक पूरा कंट्री है तो उसका अलग अलग स्टेट्स हो गया, यूनियन टेरिटरी हो गया, वो सब उसका क्या है, टेरिटरी है, ठीक है। तो वो अलग टेरिटरी के लिए अलग लॉ बना सकते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए एक लॉ था ना, है ना, तो रिसेंटली वो 370 को वो हटा दिया। जानते हो ना आप लोग कि जम्मू कश्मीर में सेक्शन 370 चलता था, ये रिसेंटली लास्ट 2 मंथ्स हुआ, जस्ट बिफोर द लॉकडाउन वो रिवोक कर चुका है इसको, मतलब इसको हटा दिया, ठीक है। अच्छा रिसेंटली लद्दाख कोई स्टेट था ही नहीं, लद्दाख को अब यूनियन टेरिटरी बना दिया, ठीक है। लद्दाख जम्मू कश्मीर का पार्ट था लेकिन अभी एक यूनियन टेरिटरी है,
जैसे लास्ट 2 years बैक में अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश जो था, आंध्र प्रदेश को बांट के 2 अलग हिस्सों में बांट दिया। एक का नाम कर दिया आंध्र प्रदेश और दूसरे का नाम कर दिया तेलंगाना। ठीक है, आई थिंक यू नो ऑल दैट दिस थिंग्स। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है, पार्लियामेंट के पास है, वो चाहे तो पूरा कंट्री के लिए लॉ बना सकते हैं, वो चाहे तो किसी पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए लॉ बना सकते हैं। इवन नॉर्थ ईस्ट के लिए भी अलग अलग नियम में लागू है। ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट लाइक सेवन सिस्टर के लिए भी अलग नियम लागू है, जो भी हम लोग कुछ देखेंगे। No law made by the parliament shall be deemed to be invalid on the ground that it would have extra territorial operation. ये पॉइंट ध्यान देना। हाँ, no law made by the parliament, ठीक है, no law made by the parliament shall be deemed to be invalid. अगर कोई लॉ पार्लियामेंट मैन्युफैक्चर नहीं करते हैं, अगर कोई लॉ पार्लियामेंट नहीं बनाते हैं, तो मान लिया जाएगा डीम्ड टू बी। डीम्ड मतलब क्या? लो मान लिया हमने। डीम्ड का मतलब नो लो मान लिया हमने, ये मान लिया जाएगा कि वो इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट ने नहीं बनाया ना। तो जो पार्लियामेंट नहीं बनाएगा वो लॉ इनवैलिड माना जाएगा ऑन द ग्राउंड दैट इट वुड हैव एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। इसके कारण उसको उस पर्टिकुलर एरिया में एक्स्ट्रा नियम लगाने का मौका मिल जाएगा। आपको थोड़ा इंडिया दिखाना चाहिए, तब आपको इसका आइडिया समझ में आ जाएगा। जस्ट लुक एट द इंडिया वंस, एक बार इंडिया देखो। इंडिया देखोगे एकदम आइडिया क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशंस क्या कहना चाहते हैं। देखो एक बार, सिंपल पॉइंट है। जब भी मैं इंडिया बोलता हूँ, देखो इंडिया में अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रूल्स है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, जम्मू कश्मीर वाला एरिया, ये एरिया में अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो तो यहाँ पर ये हिस्सा ऑलरेडी कुछ अलग प्रॉब्लम है। ये पीओके हो गया है इंडिया के अंदर, मतलब इंडिया के अंदर है लेकिन इंडिया कंट्रोल नहीं कर पाता। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इनका अपना ही खेल चलता है। मतलब अगर किसी को पावर दिया जाए ना, तो ये नागालैंड और मणिपुर तो लड़ाई लड़ता रहता है। ठीक है, त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ उनका मतलब बॉर्डर का एक ये है, तो ये लोग अपने बीच में लड़ाई चालू कर देगा और कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानेगा। फिर ये लोग अपना लॉ बना लेगा। ममता दीदी को क्या बताए, बंगाल में वो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, महाराष्ट्र में अपना रुतबा चलना चालू कर देगा, यहाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना लड़ाई करना चालू कर देगा। तो सबको अगर अपना अपना रूल का पड़ा है ना, तो मुश्किल हो जाएगा। सबको ये अपना रूल दिखाना चालू कर देगा तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो पार्लियामेंट में लिखा नहीं है, उसको इनवैलिड मानना जरूरी है, नहीं तो क्या है ना, एक्स्ट्रा पावर लगा के सब अलग अलग टेरिटरी को कंट्रोल करना चालू कर देगा। और जैसे देखो ना, नेपाल क्या किया, नेपाल हमारे अंदर तो है नहीं, नेपाल अलग कंट्री है, लेकिन ये चाइना को पावर दे दिया ना, ये चाइना को पावर दिया बोल के चाइना ने नेपाल का कुछ पार्ट ले ही लिया, और नेपाल इधर इंडिया के साथ प्रॉब्लम कर रहा है। अब इंडिया भी बैम्बू दिया, यहाँ पर उत्तराखंड में बैम्बू कर रहा था। चाइना का नेपाल का पूरा नमक जो है, सॉल्ट हमारे यहाँ से जाता है, हमारे समुद्र का सॉल्ट है। अब सॉल्ट का दाम वहां पर 100 रुपीज किलो हो गया। अब आगे मतलब अगर ज्यादा बैम्बू करेगा ना, तो नेपाल में 100 की जगह 1000 का केजी हो जाएगा। अब वो चाइना से लेके आ जाए, अब क्यों फालतू में झमेला करते हैं? दोस्त कंट्री है ना, कितना अच्छा रिलेशन है हमारा, क्यों फालतू में रिलेशन को खराब करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ चाइना। अभी नेपाल में जो सीएम है ना, मतलब पीएम जो है ना, प्राइम मिनिस्टर, वो चाइनीज जो कॉन्सेप्ट में बना है उसी कॉन्सेप्ट का है, और वो सोचता है कि वो चाइना के साथ ज्यादा खुश है। चाइना खुश नहीं रखेगा, चाइना पूरा एरिया को ले लेगा। आज नेपाल लेगा चाइना का। मैं आपको चाइना का स्ट्रेटेजी बताता हूँ। अगर हम लोग हर कोई अलग अलग स्टेट बनाते हैं ना, चाइना का स्ट्रेटेजी देख लो, पार्लियामेंट ना मानने का क्या प्रॉब्लम हो सकता है। चाइना का स्ट्रेटेजी देखो, उसको 5 हिस्सा चाहिए। ठीक है, उसको 5 हिस्सा चाहिए। एक, उसको नेपाल चाहिए जो ऑलरेडी चालू कर चुका है वो, उसको सिक्किम चाहिए, उसको भूटान चाहिए, उसको अरुणाचल चाहिए।
1 2 3 4 और उसको लद्दाख चाहिए। 1 2 3 4 5 5, ये पांचों ले लेगा, फिर इंडिया दो मिनट में पूरा इंडिया खत्म, एकदम तहस नहस कर देगा। हम लोग अपना रहेंगे नहीं, इतना दिन ब्रिटिश राज में थे, अब चाइनीज राज में रहेंगे और हम लोग अपने अंदर काटा काटी करते रहे। जो भी हो, आपको मैं पॉइंट समझ पाया, यही मेरे लिए बहुत है। तो ये था आर्टिकल 245 का खेल, ठीक है, जो सेंट्रल एंड स्टेट के बीच में रिलेशंस एंड कनेक्शंस को बनाते हैं। और कोई भी लॉ जो पार्लियामेंट के परव्यू से बाहर है उसको इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि किसी को भी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर या ऑपरेशन नहीं दिया जा सकता, एकदम पॉसिबल नहीं है। ये कश्मीरी चिल्ला रहा है, देखे हो ना आप लोग, कश्मीरी चिल्ला रहा है। मेरे पास एक कश्मीर का लड़का पढ़ता है, वो भी एक दिन चिल्ला रहा था, ठीक है, कि इंडियन आर्मी यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे को एक प्रॉब्लम यही है कि भाई आपको पता नहीं है कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है, और अगर आप इंडिया में रहते हो तो फिर आपको इंडियन आर्मी क्यों बोलते हो? आप आर्मी बोलो, हमारा आर्मी बोलो, नहीं इंडियन आर्मी। आई कांट अंडरस्टैंड। मान सकता हूं कि कश्मीर में लोगों के साथ प्रॉब्लम है, लेकिन इसलिए प्रॉब्लम है क्योंकि वो पाकिस्तान का साथ देते हैं। और क्या इंडिया छोड़ देगा? अगर इस तरह से सबको छोड़ देगा ना, आज जम्मू कश्मीर ले लिया, कल पंजाब ले लेगा। ये जम्मू कश्मीर बनाया कौन? लास्ट में रंजीत सिंह बनाया था। जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा डेवलपमेंट रंजीत सिंह के टाइम पे हुआ था। तो ये सब समझना पड़ेगा। आज कश्मीर, कल पंजाब, फिर उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, ऐसा करते करते पूरा ले लेगा। मजाक चल रहा है क्या? आप समझ पा रहे हो ना? सिंपल है। तो किसी को एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर नहीं दिया जा सकता, इसीलिए जम्मू कश्मीर से ये रूल छीना गया है। 370 इसीलिए छीना गया। अगर कोई सोचते हो कि यहाँ पर लोगों के साथ खराब हो रहा है, ये वो लोग खुद जानते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। सर किसी के मन में ऐसा चल सकता है, सर आप वहां पर तो हो नहीं ना, आपको कैसे समझ में आएगा? सर मेरे यहाँ पर भी, मैं जहाँ मेरा घर है वहां पर भी माओवादी प्रॉब्लम था, मैं थोड़ा समझता हूँ। ऑब्वियसली कश्मीर का दर्द बहुत ज्यादा है, लेकिन इंडिया का साथ देना चाहिए, क्योंकि इंडिया, कश्मीर और इंडिया इंटीग्रल पार्ट है। ओके ये देखो आर्टिकल 246 क्या करता है? इट गिव्स रिस्पेक्टिव अथॉरिटी टू यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू levying tax, whereas parliament may make laws for the whole of India or any part of the territory of India. The state legislature may make laws for whole or part of the state. 7th schedule of the 246 is contain 3 list. ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th schedule of the article 246 क्या बताता है? ये 3 लिस्ट बनाता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वीवीआईपी क्वेश्चन है, वीवीआईपी क्वेश्चन है। यूनियन लिस्ट में क्या है? इट कंटेन्स द मैटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। पार्लियामेंट के पास लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है। स्टेट लिस्ट में क्या है? इट कंटेन्स द मैटर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ विच द स्टेट गवर्नमेंट हैज एक्सक्लूसिव राइट टू मेक लॉज। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है? इट कंटेन्स द मैटर इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव पावर टू मेक लॉज। तीनों लिस्ट में, तीनों का, इसमें कॉम्बाइन लॉ, ठीक है, ये हाइब्रिड है, कॉम्बाइन लॉ, इसमें सिर्फ स्टेट का लॉ, इसमें सिर्फ यूनियन का लॉ बनाने का एक डिसीजन दिया गया है, जो 7th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 246 में बताया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है, याद रखिएगा प्लीज। और एज सच तो कुछ है नहीं, ठीक है, बाकी सब मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका, बाकी सब डिस्कशन कर चुका है। आप लोग एक बार पूरा का पूरा जो मैट में आप लोगों को ऑलरेडी इंट्रोडक्शन से प्रोवाइड कर चुका, आप लोग एक बार उसको गो थ्रू करो। अच्छा एक पॉइंट याद आ गया, एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, स्पेशल प्रोविजंस दिया गया। इट शैल बी रिकमेंडेड स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स को बताया गया, 11, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। 11 स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स बनाया गया, जिसमें नेमली क्या क्या है? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, अभी जम्मू कश्मीर मतलब जम्मू एंड लद्दाख हो जाएगा, उसको ऑटोमेटिकली शिफ्टेड हो जाएगा। मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। स्पेशली पहाड़ी जोन जो है, ठीक है, ठीक है, स्पेशली पहाड़ी जोन जो है और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है, इसको स्पेशल स्टेटस दिया गया
special threshold limits for registrations of composition of exemption etc have been recommended for some all of these states। मतलब इनको रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ छूट है, ठीक है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में इनको छूट है। ये हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में डिटेल्स में जानेंगे कि किस कौन सा स्टेट को कितना एग्जेम्पशंस दिया गया है, ठीक है। तो ये 11 स्टेट्स को ऑब्वियसली एक स्पेशल स्टेटस मिला है, ठीक है, जीएसटी में, इसलिए क्योंकि पहाड़ी है, उनका अपना प्रॉब्लम है बिजनेस का, वहां पर थोड़ा सा हर एक मतलब लाइफ जीना थोड़ा मुश्किल है, और इंडियन मेन टेरिटरी से वो थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड है, इंडियन मेन टेरिटरी से वो डिस्कनेक्टेड है। अभी तक गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था, आज़ादी होके इतना दिन हो गया, लेकिन अभी हो रहा है। रिसेंटली नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये वाला पार्ट रेल से कनेक्टेड हो पाया, ठीक है, यहाँ से ये सिलीगुड़ी जो नेक है, चिकन नेक्स है, यहाँ से धीरे धीरे कनेक्शन हो रहा है। ऑलरेडी कनेक्शन आसाम तक तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा कनेक्शन नहीं था। अब यहाँ पर अब अरुणाचल तक रेल जा रहा है, ठीक है, नागालैंड मणिपुर तक भी रेल का कनेक्शन, त्रिपुरा तक बन गया है। तो ऑलरेडी रेल कनेक्शन बन रहा है, ये पूरा इंडियन रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा ना, तो ये इंडियन मेन लैंड के साथ आ जाएगा। एक्चुअली बांग्लादेश बनना नहीं चाहिए था, ये प्रॉब्लम कर दिया, ये क्या जाति पाति करके ना पूरा इंडिया को ना बेकार कर दिया। छोड़ो, मेरे गुस्से से फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो। आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर है। नीचे देखना, कुछ नॉलेज टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज भी दिया हुआ है और कुछ बिग क्वेश्चंस भी आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में ज्यादा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेगा, आप यहाँ से एमसीक्यू प्रैक्टिस करो, ठीक है, और कुछ अलग अलग क्वेश्चंस भी है, एक बार देखो और उसको किताब के अंदर से जाके सॉल्व करने का कोशिश करो। आई थिंक अभी इनफ है, और बाकी बाद में मैं और भी एमसीक्यू आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में मुझे जो भी बोलना था मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका। आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट दूसरा चैप्टर जो भी अपग्रेडेड और चैप्टर है उस पर बातें करेंगे। तो